हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी 1 की मुख्य परीक्षा के सिलेबस को कवर करा रहे हैं। तो उसी संबंध में मैं ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट्स की बुक कवर करा चुका हूँ। इसके अलावा एक जो परीक्षा वाणी की एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बुक आती है, मैं उसको भी आपको पूरा कवर करा चुका हूँ। उसमें 32 साल के जो प्रश्न है, तो आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर घटना चक्र के जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको कवर करा दीजिए। तो मैं इसको कवर कराऊंगा। देखिए, इसमें मैं थ्योरी वगैरह कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं ऑलरेडी अपने नोट्स वगैरह आपको दे चुका हूँ और आप भी कहीं ना कहीं से पढ़ चुके होंगे। हम केवल इसमें प्रश्न देखेंगे जो कि आपके तैयारी को काफी अच्छा करेंगे। ठीक है, इसमें भी काफी प्रश्न दिए हुए हैं और देखिए मैं आपको बताऊं, ऑलरेडी हम ये सारे प्रश्न आपके जो परीक्षा वाली बुक मैंने पढ़ाई है उसमें कर चुका हूँ। इसमें तो 2021 तक के ही प्रश्न है, उसमें 2022 तक के प्रश्न थे। ठीक है, उसमें सीडीएस वगैरह के भी क्वेश्चन थे, एसएससी के भी थे। इसमें वो नहीं होते, इसमें केवल सिविल सर्विसेज वगैरह के ही क्वेश्चन रहेंगे अलग अलग स्टेट के। तो मोस्टली क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी तैयारी हो जाएगी और आप लोगों की जो डिमांड थी उसको भी पूरा करने के लिए मैं ये बुक आपके लिए लेकर आ गया हूँ। इसको हम 1 या 2 मैक्सिमम 3 पार्ट में मैं आपको कवर कर दूंगा, जैसे मैंने आपकी परीक्षा वाली बुक कवर करी है। आप लोगों का रेस्पॉन्स उसमें काफी अच्छा आया, तो उसके लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आप इस बुक को भी इतना ही पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसका इंडेक्स है, देख लीजिए। इस तरीके के चैप्टर इसमें बटे हुए हैं, पर्यावरण एवं सतत विकास, पारिस्थितिकी, जैव विविधता। इस तरीके से टोटल इसमें 11 चैप्टर है। तो 2 या 3 पार्ट में मैं इसको कवर करके आपको पूरी बुक करा दूंगा। 2 से 3 दिन में लगेंगे मैक्सिमम, इससे अंदर अंदर आपकी बुक कवर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग या टोटलिटी ऑफ कंडीशंस जो व्यक्ति को एक समय में बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित या इंटर रिलेटेड आपके होते हैं। तो इसमें देखिए सारे स्टेटमेंट आपके एनवायरमेंट की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से यहाँ पर बताई गई है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना हो तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? तो आप सभी को पता है, बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं और आपके कुछ जो जियोफिजिकल फैक्टर्स होते हैं या भू आकृतिक फैक्टर, इन सभी से मिलकर ये बनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा। बायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें आपके प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। अबायोटिक में आपका एयर हो गया, ठीक है, सॉइल हो गई, सनलाइट हो गई, ठीक है, इस तरीके के फैक्टर्स आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। तो इसमें डी बिल्कुल ठीक होगा। आगे देखते हैं तीसरा। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? हम ये पिछली बुक में भी कर चुके हैं। तो जो परिचालन आपका पर्यावरण होता है, ये कोई क्लासिफिकेशन पर्यावरण का नहीं माना जाता। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। अब अगला हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन को तथा दूसरे को कारण कहा गया है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करे। तो यही देखिए बिल्कुल इसकी करेक्ट डेफिनेशन है। और अगर मैं बताऊं इसका सही उत्तर क्या होगा, दोनों देखिए ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसमें जो बात की जाती है वो की जाती है इंटर जनरेशनल। ठीक है, अगर आपसे एक शब्द में पूछे तो इक्वालिटी। ठीक है, यानी आप अपनी जरूरतें इस तरीके से पूरा करें कि आने वाली जरूरतें जो पीढ़ी है उसकी जरूरतें नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। ठीक है, तो अंतर हम कह सकते हैं जनरेशनल साम्यता पर ये बात करता है। तो ऑप्शन ए इसमें ठीक होगा। अगला, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा शुरू हुई। 1987 में ये आता है, बेसिकली ब्रेंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आती है, या इसको बोला जाता है आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला तीसरा, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यह आपका होता है 1992 में। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन हम ऊपर बात कर चुके हैं, कभी कभी आपको ये आर कॉमन फ्यूचर के नाम से दे देगा। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एनफोर्समेंट पूछ रहा है, लागू कब से हुआ? 1989 में लागू हुआ। और अगर बात करूं द लिमिट टू ग्रोथ, जो कि क्लब ऑफ रोम का एक प्रकाशन था। ठीक है, क्लब ऑफ रोम। ठीक है, तो ये आपका आया था 1972 में। ठीक है, तो आप इससे लगा लीजिए 4 2 1 4 2 3 1। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें ठीक होगा। देखिए ये शायद मैंने वहां पर ईयर तो मैंने सही लगाए थे, लेकिन क्वेश्चन जब मैंने आपको परीक्षा वाली बुक कराई थी उसमें शायद मैंने ऑप्शन इसका गलत लगा दिया था। साल मैंने वहां पर सही लिखे थे, तो उसको आप देख लीजिएगा, वो मैं कमेंट पे पिन कर दूंगा। ठीक है, जो सही आंसर होगा। आगे देखते हैं।
धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय। देखिए मैंने आपसे कहा था अंतर पीढ़ीगत या इंटर जनरेशनल इक्वालिटी इसको बोला जाता है, और ये किसके, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधनों को आप यूज इस तरीके से करो कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके एक तरह से जो वो यूज करना चाह रहे हैं इसको, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो, यानी उनके लिए भी जिस तरीके से हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं वैसे ही उनके साथ भी है, उनके लिए भी अवेलेबल उस तरीके से ही हो। पांचवा, सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन या जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। तो देखिए सारे वही क्वेश्चन है जो मैं आपको ऑलरेडी इसमें करा चुका हूं, तो इसमें ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ठीक होगा। अब बात करते हैं प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। इनमें से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। तो देखिए पहला ही सबसे गलत है आपका। प्रकाश संश्लेषण में आपका सभी को पता है ऑक्सीजन और वाटर निकलता है, ठीक है, ऑक्सीजन आपका इसमें निकलता है, तो ये तो ऑक्सीजन जोड़ती है, ना कि हमें सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है। पहला आपका इसमें गलत है, तो देखिए पहले वाले आप सब हटा दीजिए। श्वसन, रेस्पिरेशन से आप सभी को पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, तो हमारा ये ठीक होगा। 2 और 3 और 4 इसमें बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ज्वालामुखी में से तो बहुत सारी गैसें निकलती हैं, ठीक है। आगे, अधोलिखित में कौन सी पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो ऊपर जो हमने देखा था वही सेम क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में आया। तो जो प्रकाश संश्लेषण है ये तो ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है, क्योंकि पौधे जो है वो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है वाटर साइकिल, ठीक है, वाटर साइकिल या जल चक्र में। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, ये भी हम कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था वर्षा की मात्रा निर्भर करेगी कि एयर आपकी कितनी सैचुरेटेड है या संतृप्त है, मतलब एयर में आपके वाटर की जो मात्रा है वो कितनी है, ठीक है। जितनी ज्यादा सैचुरेटेड एयर होगी, एयर का कंडेंसेशन उतना कठिन होगा, बारिश उतनी कम होगी। जितनी कम आपके एयर में मॉइस्चर होगी उतना ज्यादा जल्दी एयर कंडेंस होगी, बारिश ज्यादा होगी। तो आपके वायुमंडल में नमी पर यह निर्भर करती है। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि, ये प्रश्न भी हमने कल वाले वीडियो में मैंने अपने आप को करा दिया है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जब आप उसका प्लांटेशन करते हो या प्रतिरोपण करते हो तो जो उसके मूल रूट्स होते हैं, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूट्स होते हैं उनका नुकसान हो जाता है। जैसे प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम आपके नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मान लीजिए ये आपकी जड़ है पूरी मेन, तो ये आपका मूल रोम है, कुछ इसमें से सेकेंडरी रोम्स निकल रहे होते हैं इस तरीके से। तो अगर आपके मूल रोम्स नष्ट हो जाएं तो आपके पेड़ की ग्रोथ नहीं होती। देखिए प्लांटेशन वगैरह जब सरकार अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाती है तो इन्हीं का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज पेड़ों की डेथ होने लगती है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। इसको हम बोलते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, ठीक है, और कुछ मत लगाइएगा, इसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। और एक बार पूछ लिया था कि एयर क्या है आपका, जो वायु क्या है वो आपका बेसिकली एक मिक्सचर है, ठीक है, इसको बोला जाता है मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगला ही है देखिए प्रश्न, वायु है एक क्या, यौगिक नहीं है, वायु मैंने आपको बताया मिक्सचर ऑफ गैसेस यानी एक मिश्रण है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती। तो बेसिकली जो रेडॉन है ये आपकी वायु में नहीं पाई जाती, ठीक है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, आप सभी को पता है हमारे यहाँ 78% नाइट्रोजन है, उसके बाद 21% हमारे यहाँ ऑक्सीजन हमें देखने के लिए मिलती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका, तो ये मैंने ऊपर आपको बता दिया, सबसे ज्यादा आपकी नाइट्रोजन, फिर आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। तीसरी रैंक आप बताइएगा किसकी है, ठीक है। तीसरी मैं आपको बता दूं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तीसरी कोई और गैस है, उस गैस का मुझे आप कमेंट करके परसेंटेज भी बताइए और नाम भी बताइएगा, ठीक है। तीसरी रैंक किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं है, मैंने आपको हिंट दे दिया। पहली रैंक नाइट्रोजन, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी किसकी है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी है, नाइट्रोजन, 78%। ऊपर देखते हैं, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां या पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। तो आप सभी को पता है पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और आपका ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, तो किसकी कमी होगी, ऑक्सीजन की हमारे एटमॉस्फेयर में कमी होगी। निम्नलिखित में कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है,
कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, शोर का अवशोषण, देखिए ये भी एक रोल है। वायु का प्रदूषण, ये बिल्कुल गलत है, इसको तो ये कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सी आपका इसमें उल्टा दिया है, बिल्कुल ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है, या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से आप क्या समझते हैं? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, यानी जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से आप एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे कोई भी नेचुरल इकोसिस्टम आपका खराब हो रहा है। पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, तो इसमें देखिए तीनों ही बिल्कुल ठीक है, सारे ही आपके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण है। अपक्षय का विचार संबंधित है, तो बेसिकली जो अपक्षय का विचार है ये आपका, मैंने आपको बताया था, जो फॉस्फोरस साइकिल आपका होता है, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल जो होता है उसमें इसका काफी बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, ठीक है। तो फास्फोरस साइकिल, जब भी आपको चट्टाने दिखे आप सीधा आंसर लगाइएगा फास्फोरस साइकिल, यूपीएससी में भी ये पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी कम करना, वातानुकूलन और कागज के थैलों का प्रयोग। तो अगर देखिए देखा जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वातानुकूलन और कागज के थैलों का प्रयोग, इसका सीधे सीधे डायरेक्ट इससे संबंध है। लेकिन देखिए गरीबी कम करने का संबंध आपके पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध इसका है, लेकिन देखिए सीधा कोई संबंध इसका नहीं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इसमें इनडायरेक्ट रिलेशन है तीनों में, ठीक है। जो गरीबी वाला है उसका इनडायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन ये तीनों डायरेक्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इससे संबंधित है। तो आपका बी यहां पर सही उत्तर माना जाएगा, गरीबी कम करना सीधे सीधे संबंधित नहीं है। अब बात करते हैं धारणीय विकास से, इससे भी देखिए प्रश्न बहुत बनते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। धारणीय विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था, क्लब ऑफ रोम ने प्रस्तावित किया था। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो देखिए जो धारणीय विकास का लक्ष्य है, ये आप एक सवाल ध्यान से पढ़िएगा, देखिए धारणीय विकास के लक्ष्य, ठीक है। धारणीय विकास की संकल्पना इन्होंने प्रस्तावित की थी, यूपीएससी का क्वेश्चन है, एक एक शब्द वहां मैटर करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, ये आए हैं आपके जब 2012 में आपका रियो प्लस 20 सम्मेलन हुआ था तब। इससे पहले देखिए एमडीजी चल रहे थे, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चल रहे थे, उसके बाद एजेंडा 2030 आया, एजेंडा 2030, जिसने 2030 तक इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का स्थान लिया। और ये कौन से गोल्स हैं आपके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 17 गोल्स हैं, ठीक है। 2030 तक हमें ये अचीव करने हैं, इसमें बहुत सारे हैं, जीरो हंगर है, पॉवर्टी हटाना है, लाइफ बिलो वाटर है, क्लाइमेट चेंज है, इस तरीके के इसमें है, क्वालिटी एजुकेशन है। तो देखिए धारणीय विकास की परिकल्पना को क्लब ऑफ रोम ने किया था, ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके लक्ष्य को नहीं। लक्ष्य तो अभी नया कॉन्सेप्ट है, 2015 से 2030 तक इनका पीरियड है, और ये एजेंडा 2030 का पार्ट है। तो यानी आपका इसमें केवल दो स्टेटमेंट ठीक होगा, जो आपके 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। इन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का स्थान लिया है, ये भी याद रखिएगा। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए इसका कोई मतलब नहीं है, उस समय का प्रश्न है, इनको रहने दीजिए, ठीक है। अभी तो नए आपके बेसिकली वो आएंगे इंडेक्स, इसमें हमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये भी देखिए 19-20 का है, केवल समय अपना वेस्ट करना होगा। ये भी देखिए वही है। हाँ, बस हम एक चीज ये जरूर याद रखिएगा, नीति आयोग आपका पब्लिश करता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स ये कौन आप भारत में प्रकाशित करेगा, तो नीति आयोग, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी रैंकिंग वगैरह नई वाली पढ़ेंगे, इसका कोई मतलब नहीं। आगे, धारणीय कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है? भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, इसलिए आप देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह पर, ठीक है, ज्यादा फोकस सरकार का है। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति का भारत में एक नकारात्मक पहलू ये रहा, क्योंकि उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स या रासायनिक फर्टिलाइजर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से अगर आप पूरा वेस्टर्न यूपी देखेंगे, पंजाब देखेंगे, हरियाणा देखेंगे, जहां पर हरित क्रांति बहुत ज्यादा सफल रही, वहां पर मिट्टी की जो उर्वरता है उसमें लगातार कमी आ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज इसमें किया जाता है। इसलिए सरकार देखेंगे आप, नैनो लिक्विड यूरिया, नैनो यूरिया का प्लांट अभी देवधर झारखंड में अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया था। तो इस पर सरकार का ज्यादा फोकस है कि कैसे भूमि की जो उर्वरता है वो बनी रहे। सरकार इसके लिए स्कीम लाई है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ठीक है, ताकि आप ऑप्टिमम मात्रा में, या एक हम कहते हैं बिल्कुल सही मात्रा में आप जमीन में फर्टिलाइजर का उपयोग करो। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात सरकार द्वारा की गई है, तो बहुत सारे इनिशिएटिव इसमें लाए गए हैं ताकि आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे। आगे,
रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था 1992 के रियो अर्थ समिट की बात कर रहा है। तो रियो अर्थ समिट यहाँ पर कौन सा सम्मेलन था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट समिट। अगला, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो बात कर रहा है आपकी GEF की, यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। यह भूमंडलीय, और सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं, इसमें देखिए और भी जो इनिशिएटिव है उसको भी ये एक तरह से फाइनेंस करता है। यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान या साइंटिफिक रिसर्च करता है। यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों के सुकर बनाता है। ये बिल्कुल गलत है, OECD से कोई मतलब नहीं है, इसका भी इसमें कोई मतलब नहीं है। मेन जो है बेसिकली UNFCCC, और इसके अलावा भी और है, उनको ये फाइनेंस करता है। ठीक है, अभी नीचे देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैव विविधता पर अभिसमय, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें अभी ये न्यूज में भी था, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें साइन हुआ है कन्मिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये दो पार्ट में हुई थी, एक हुई, पहला पार्ट हुआ था इसका, पहला फेज हुआ था, हम कह सकते हैं पहला चरण कन्मिंग चाइना में, दूसरा हुआ मॉन्ट्रियल कनाडा में। मैंने अपने नोट्स में इसको शेयर किया है, वहां से इसको जरूर पढ़िएगा। एक इसमें 30 बाय 2030 का भी कॉन्सेप्ट इसमें लाया गया है, इसको भी पढ़िएगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन UNFCCC, मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय यानी UNCCD, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसके वित्तीय क्रियाविधि के रूप में ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काम करती है। तो केवल पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक होगा। अगला देखते हैं नीचे, समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाला एजेंडा 21, यहाँ पर 21 किसको निर्दिष्ट करता है? आपकी 21st सेंचुरी को, यानी 21वीं सदी को, जो हमारी अभी चल रही है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। 2002 में जोहानिसबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन, यानी वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई। तो देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है, केवल पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक होगा, केवल पहला स्टेटमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में जो आपका रियो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, वहां पर इसकी बात की गई थी। आगे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1992 में, कहां पर? आपका रियो डी जेनेरियो में। रियो +20 सम्मेलन, तो ये +20 देखिए, रियो +5, ठीक है, रियो +5, रियो +10, इस तरीके से जो रियो का हमारा 1992 का सम्मेलन है उससे ये साल जोड़कर आपका दिखाया जाता है। जैसे रियो +5 की बात करें तो ये 1997 में क्योटो में आयोजित हुआ था, जहां पर क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था। तो इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, रियो +5, रियो +10, इसका सिंपल अर्थ है 1992 में आप जो साल है वो जोड़ दीजिए। आगे देखते हैं, पहला प्रश्न इसमें से क्या है? आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? तो यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए ही सही है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर जोहानिसबर्ग वाला हमने एग्जांपल पढ़ा था, साउथ अफ्रीका में है जोहानिसबर्ग, तो ये 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहानिसबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। कब? 2012 में। पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन कहां पर हुआ था? मैं आपको बता चुका हूं, 1992 में पहला शिखर सम्मेलन हुआ। पांचवा हमारा कहां पर होगा? 97 में क्योटो, जापान का एक शहर है क्योटो, यहां पर ही क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था, जो कि आपका किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने से। और 1997 में साइन हुआ। ये लागू कब से हुआ है? 2005 से, और दूसरा चरण इसका 2012 में लागू हुआ था, जो कि 2020 में खत्म हो गया। 2020 में इसका स्थान किसने ले लिया है? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो कि COP21 में साइन हुआ था 2015 में पेरिस में। ठीक है, अब जो हमारे टारगेट्स हैं, जिसमें इंडिया के INDC आपने सुना होगा, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये इसमें भारत ने किया है, और भारत ने 2070 तक लक्ष्य रखा है कि हम कार्बन न्यूट्रल या नेट जीरो एमिटर बन जाएंगे। ठीक है, नेट जीरो एमिटर, ये आप साल याद रखिएगा, 2070। आगे देखते हैं, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, ऑप्शन ए। ये प्रश्न भी अच्छा है, देखिए इस तरीके के प्रश्न बन जाते हैं। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? हमने 2-3 बार बात कर ली, रियो डी जेनेरियो में। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, PAGE, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर एक देशों के
संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, ये कहां पर आविर्भूत हुई? ये रियो डी जेनेरियो, जो आपका रियो +20 हुआ था 2012 में, के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में यह आविर्भूत हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। अब विभिन्न संगठन देखते हैं और संस्थान। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी हम कल पढ़ चुके हैं, नागपुर में स्थित है। मैंने आपको साल भी बता दिया था, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी यानी नीरी कब और कहां बना? मैंने आपको कल बोला था कि इसका साल भी पूछा गया है, तो 1958 में नागपुर में। एनईए से क्या आशा है? तो बेसिकली होता है एनईए, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। नेशनल, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल ठीक होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? ये भी इस साल काफी न्यूज में रहा है। अभी इसी महीने हमने पिछले महीने हमने विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया है। इसका जो मुख्यालय है वो बेसिकली जिनेवा में स्थित है। पहले देखिए, बता दूं आपको, पहले इसका नाम कुछ और था। पहले इसका जो नाम था वो था इंटरनेशनल मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये 1873 में बनी संस्था है, यानी इस साल इसको 150 साल भी पूरे हुए हैं। अगर इस साल के आप इसके दिवस का लोगो देखेंगे, जो मैंने अपने थंबनेल में लगाया था वीडियो के करंट अफेयर्स वाले, उसमें उन्होंने 150 शो किया है। लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और वो कब बना? वो बना 1952 में। 1952 या 1950, ये मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन 1950 के आसपास ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था बना है। वैसे ये संस्था काफी पुरानी है, 1873 में ये बन चुकी थी। इस साल इस संस्था को 150 साल भी पूरे हुए हैं। यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूएनईपी आपका 1972 में बनी संस्था है, जब आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो केनिया की राजधानी नैरोबी में स्थित है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पर है? आपका नैरोबी। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है। यूएस ईपीए बोलते हैं वैसे इसको, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में बहुत ज्यादा नाम है इसका। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ऑप्शन माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी बार बार आता रहता है। एम्स्टरडेम में, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। आगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 4था सत्र कहां आयोजित किया गया? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली की बात कर रहा है। उस समय न्यूज में रहा होगा 2019 में, तो उस समय ये आपका नैरोबी केनिया में आयोजित किया गया था। आगे, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम देखिए, इसको मैंने सिर्फ एक पेज में सारे एक्ट जितने भी अभी तक भारत में आए हैं और जितने भी चलते हैं, जो कि विभिन्न 20-30 सालों की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मात्र एक पेज में मैंने वो कवर किए हैं। तो प्लीज आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उस एक पेज को आप पढ़ जाइए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। पर्यावरण के परिरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वही सेम क्वेश्चन है। 1981 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आया था? आपका एयर पॉल्यूशन एक्ट, और एयर पॉल्यूशन एक्ट में ही आपके सीपीसीबी, ठीक है। सीपीसीबी का गठन वैसे वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 में हो गया था, लेकिन एयर पॉल्यूशन एक्ट में उसके कार्यों को, ठीक है, बहुत अच्छे से निर्दिष्ट किया गया है। सीपीसीबी के गठन की बात करें तो वो वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 में बनाया गया था। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, ये कब आया है? तो ये आपका 1986 में आया है। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण, वही सेम क्वेश्चन, 1986। आगे, 1994 काफी इंपॉर्टेंट है। 1986 के तहत ही 1994 में पहली बार EIA यानी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दिशा निर्देश, इनको जारी किया गया था, ठीक है। 1986 के एक्ट के तहत, 1986 के एक्ट के तहत ही हमारे यहाँ इको सेंसिटिव जोन भी जारी किए जाते हैं, या पारिस्थितिकी रूप से जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, जिसकी 10 किलोमीटर की स्टैंडर्ड लिमिट मानी जाती है बफर जोन के रूप में, वो भी 1986 के इसी एक्ट के तहत निर्दिष्ट किए जाते हैं। वही देखिए सेम क्वेश्चन है 1986। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको बोला जाता है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ठीक है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, क्योंकि इसमें काफी बड़ा इसका स्कोप है और हर तरीके के लगभग एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को, जितने भी तरीके हो सकते हैं, उसको रोकने की कार्य करता है। तो छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इसको बोला जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्न में से किसके अधीन किया गया है? तो इसका जो गठन किया गया है वो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत किया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। पहले देखिए बता देता हूं, हाँ एक चीज और है, GEAC इसको लिखा जाता है, और ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। जितने भी भारत में GM क्रॉप्स होते हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, जैसे आपका BT कॉटन है, अभी हाल ही में क्या चर्चा में था, DMH11,
यानी धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, जिसको सामान्य भाषा में आप जीएम मस्टर्ड बोल रहे हो या जीएम सरसों बोल रहे हो, इसको भी इसने फील्ड ट्रायल की अनुमति दे दी है, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी पहले इसका नाम था, ठीक है। बाद में पहले जो नाम था वो था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, अब इसको बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ठीक है। आप नीचे पढ़ भी सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो अब इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति। तो बेसिकली देखिए सारे ही आपके कहीं ना कहीं, अगर शिक्षा नीति में आपके पर्यावरण शिक्षा की बात नहीं होगी तो आपका कहीं ना कहीं लोगों को उसके बारे में जागरूकता नहीं फैलेगी, तो ये भी सीधे सीधे इससे संबंधित है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में तो देखिए पता ही है आपको, आप पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये लिखा रहता है हर जगह कि आप जो आपके हानिकारक रसायन है उसको आसपास की किसी वाटर बॉडी में नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके के वहां पर पॉलिसी में गाइडलाइंस होते हैं, तो इसमें सारे ही इससे संबंधित है। आगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब लाया गया था? 18 अक्टूबर 2010 में, ठीक है। 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो नई दिल्ली में बैठती है, बाकी इसके अलावा इसकी और भी बेंचेज हैं जो अलग अलग जगह पर बैठती है, जैसे चेन्नई में है, भोपाल में है, ठीक है, कोलकाता में है, और एक आपकी कहां पर, पुणे में है, ठीक है। आगे चलते हैं, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन ए, 2010 में आया था। आगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना, नेशनल एडेप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19th बैठक में शामिल ना होना। तो इसमें बेसिकली जो आपका ऑप्शन सी है वो इससे संबंधित नहीं है। आगे, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 275 एक के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए, ये नहीं है, देखिए कुछ भी। 243 ए के तहत ग्राम सभाओं की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप, देखिए कुछ भी नहीं है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 21 जो है हमारा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन का अधिकार जो है, उसके अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के कई सारे वर्डिक्ट के द्वारा ये माना जाता है कि जो हमारा स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है, यानी साफ पर्यावरण का जो अधिकार है वो भी हमारे जीवन के अधिकार में ही निहित होता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी से भिन्न है? एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश द्वारा किया गया है। एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालय के मुकदमों में भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो देखिए दो सही है, मैंने आपको बताया था, ऐसा नहीं है वो कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा नहीं बना है। वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत आपका सीपीसीबी का गठन किया गया है, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत। तो ये भी एक आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो नीचे, जिसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण एवं नियंत्रण यानी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत किया गया है, यानी एक आपका सत्य है, ये भी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। आगे देखते हैं अगला, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो नेचुरल वेजिटेशन है वो जलवायु का सही सूचकांक है। तो जो आपके जल प्रिय पौधे होंगे वो आपको जो मॉइस्ट एटमॉस्फेयर होगा या मॉइस्ट जलवायु में पाए जाएंगे। तो आपका दोनों बिल्कुल ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और एक जो आर का आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो या इको फ्रेंडली, जिनको आप बोलते हैं, ठीक है, इको फ्रेंडली, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो इको मार्क प्रतीक है आपका, ये बेसिकली पर्यावरण के लिए सुरक्षा सामग्री से संबंधित है। ये भी हम सब कल कर चुके हैं, ठीक है, सिर्फ रिवीजन हमारा हो रहा है, अच्छी बात है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, क्या आरंभ किया है? इको मार्क स्कीम। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक जिसने विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति दी, इसके लेखक है बेसिकली रेचल कार्लसन, ऑप्शन सी रेचल कार्लसन।
आर राजा गोपालन जी भी काफी फेमस है, इनकी बुक भी आती है एनवायरमेंट इकोलॉजी की यूपीएससी के लिए, आर राजा गोपालन, ठीक है, काफी अच्छी बुक है वो भी। नवीन नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए बिल्कुल ठीक, संतुलित विकास के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए बिल्कुल ठीक। तो आप सभी को पता है ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है, ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, WM एडम्स इसके लेखक हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक इसमें से कौन है, बेसिकली आपका मसानोबु फुकुओका, ठीक है, मसानोबु फुकुओका देख लेते हैं थोड़ा सा। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका है, वह एक जापानी किसान व दार्शनिक थे। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल ठीक होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया, ये भी हम कर चुके हैं, ये प्रारंभ किया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन सी। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें से महत्वपूर्ण नहीं था। तो इसमें से जो पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट था या राजनीति और विकास था वो उससे संबंधित नहीं था। अगला, पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है, तो पलाचीमाड़ा बेसिकली हमारा केरल में अवस्थित है, केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित है। ग्रीन वॉश इंगित करता है, तो ये मैंने आपको बताया था, ग्रीन वॉशिंग या ग्रीन वॉश किसको बोलते हैं, बेसिकली पर्यावरण संरक्षण के झूठे वादे करने को ये बोला जाता है। ऑप्शन डी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि या ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है, तो ये उस समय का प्रश्न होगा, तो ये पंजाब इसका सही उत्तर था, ठीक है, पंजाब। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एवं अंतरराष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 के स्कोर के तहत, देखिए ग्रीन डेक्स 2009, अब तो इसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है 5 जून को, और पहला कब मनाया गया था 1974, इसको याद रखिएगा, अच्छा है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, वही सेम क्वेश्चन है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, नया चैप्टर है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो किसके बीच में, बेसिकली जो आपके प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और उसके जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है वो, ठीक है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर यानी जीव और उसके आसपास के वातावरण के। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, इकोसिस्टम की बात कर रहा है, इकोसिस्टम का टर्म दिया है बेसिकली एजी टेंसले ने। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यह जैविक एवं अजैविक दोनों घटकों से युक्त होता है, बिल्कुल ठीक। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ठीक। यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है, यह एक ओपन सिस्टम होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है, तो देखिए वही सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है, यह एक ओपन सिस्टम होता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अगला, जीव मंडल एक खुला या विवृत तंत्र का उदाहरण है। जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु देखिए ऐसा नहीं है, नए पदार्थों का निवेश इसमें होता रहता है, तो ये स्टेटमेंट तो यहीं पर आपका गलत हो गया। तो अगर आर आपका गलत हो गया तो सीधा सीधा एक ही उत्तर है आपका सी, ठीक है, नए पदार्थों का निवेश होता रहता है। ऊर्जा तो देखिए अंदर बाहर इसमें हमेशा चलती है, और नए पदार्थों का निवेश भी इसमें लगातार होता रहता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है वो है आपका बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर या जैव मंडल। ऑप्शन डी, मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और आपका बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर सारा का सारा, ये सारी चीजें बायोस्फीयर के अंतर्गत आती हैं। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से, पॉपुलेशन जनसंख्या, कम्युनिटी समुदाय, इकोसिस्टम पारितंत्र, बायोम आपका बायोम ही बोला जाता है, और उसके बाद बायोस्फीयर, ये सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक होगा। ये ऑर्डर भी याद रखिएगा, ऑर्डर भी अभी आपको आगे प्रश्न दिखेंगे तब आपको समझ में आएगा, लगातार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, ये देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, इसको बेसिकली हैबिटेट और आवास भी बोलते हैं। और बायोम, देखिए बायोम मैंने आपको बताया सबसे लास्ट में आता है, तो बायोम के अंतर्गत ही देखिए हैबिटेट भी आपका बायोम का ही एक सबसेट है, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई मरुस्थल में पक्षी रह रहा है या जानवर रह रहा है तो वो डिजर्ट बायोम के अंतर्गत ही आता है, तो इसमें ए और डी दोनों सही होंगे, यानी यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं बल्कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ई यहाँ पर बिल्कुल ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, जीवों ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। ये सबसे अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आगे देखिए जो मैं आपसे कह रहा था यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया, इंडिविजुअल इसमें दिया नहीं। दूसरे नंबर पर क्या था? पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन यहाँ पर दिख गया। फिर आता है कम्युनिटी, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, तो एक ही ऑप्शन में यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद इकोसिस्टम, उसके बाद भूदृश्य या बायोम। आगे देखते हैं चौथा, निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो आपका जो लैंड होता है या क्रॉप लैंड होते हैं, फार्म लैंड होते हैं या खेत आपके, इसको कृत्रिम पारितंत्र बोला जाता है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने किया। ठीक है, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषित कहते हैं। बिल्कुल ठीक। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। नहीं। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ नहीं, अकार्बनिक नहीं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड और डिकेइंग कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको शिफ्ट करते हैं। तो ये चौथा भी गलत है, तो आपका केवल 1 और 2 यहाँ पर सही होगा। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। ऐसा नहीं है। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता तो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। मान लीजिए घास है, आपका ये उत्पादक है, उसके ऊपर हिरन काफी डिपेंड करेगा। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। गलत है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका ठीक है। आगे देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल गलत है। देखिए यही तो डेफिनेशन है आपकी इकोसिस्टम की, कि जो जीवों का आपस में अध्ययन और उनका उनके वातावरण से अध्ययन। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो एक आपका गलत हुआ, तो यानी आपका आर सही है। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, ए गलत है और आर आपका ठीक है। ऑप्शन डी बिना देखे देखिए तो आप लगा सकते हैं। समय आपका ऐसी बचता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? हमने बात कर ली थी धान का खेत। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र पृथ्वी के सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? तो महासागरीय तंत्र या सामुद्रिक, ऑप्शन डी। और सबसे अगर पूछे आपसे सबसे स्टेबल कौन सा है, तो सबसे स्टेबल भी यही है, समुद्र। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, 2-3 फैक्ट इससे आते हैं। पहला, सबसे बड़ा अगर पूछे या सर्वाधिक क्षेत्रफल पहला, तो वो भी समुद्रिक है। सबसे स्टेबल पूछे तो वो भी यही है। लेकिन अगर पूछे प्रोडक्टिविटी, तो देखिए समुद्र का जो इकोसिस्टम है बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी काफी कम है। तो अभी एक जगह क्वेश्चन आपको दिखाई देगा जहां पर प्रोडक्टिविटी आएगी कि उत्पादकता के आधार पर क्रम में लगाइए, तो आप वही लगाइएगा जो महासागर सबसे लास्ट में इसमें आता है। ठीक है, सबसे लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? देखिए विशालतम आ गया, तो कौन सा है आपका? समुद्र। सबसे अधिक स्थिर, अब देखिए मैंने आपसे कहा था सबसे स्थिर, आपसे पूछा स्टेबल कौन सा है, तो स्टेबल भी आपका कौन सा होगा? सागरीय। पारिस्थितिकी संतुलन का चैप्टर आ गया, देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो इसमें से क्या नहीं करता? सभी को पता है, वनोन्मूलन या वनों का काटना इसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, संतुलन को पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस आपका पूरा बिगाड़ देता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन इसका काफी बड़ा कारण माना जाता है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटने से। वन महोत्सव हमारे पता है जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है और 1950 से मनाया जा रहा है। सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री से और वनारोपण से, इन तीनों से इसकी रक्षा होती है और लकड़ी काटने से कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से कोई संबंध नहीं है? तो पारिस्थितिकी संतुलन से औद्योगिक या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का कोई डायरेक्ट ऐसा लिंक नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। वहन क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी के क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, आपका ऑप्शन बी। देखिए ये अभी न्यूज में भी था, मैं आपको बता दूं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, आप सभी को पता है, कोई भी अगर मान लीजिए क्षेत्र है, अगर यहाँ पर जो वनस्पतियां हैं या फिर यहाँ पर जितनी भी एक तरह से फूड चेन है, अगर वहां पर वो फूड चेन किसी कारण से डिस्टर्ब हो रही है, यानी उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा, या तो वहां पर जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई कि जो वहां पर रहने वाली जितने भी आपका फूड चेन है या आपका जो खाने का बेस है, पोषण उनके लिए पूरा नहीं पड़ पा रहा, तो इस वजह से देखिए क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। अभी एक विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर देखिए जो हिरन है, इनकी संख्या चित्तीदार हिरन, ठीक है, स्पॉटेड डियर,
ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था। चित्तीदार हिरणों की संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो वो वहां की कैरिंग कैपेसिटी से बाहर निकल गया, यानी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा वहां पर संख्या हो गई थी, इतना वहां पर खाने के लिए एक तरह से सामान नहीं था, इसीलिए वहां से 30 हिरणों को निकालकर सुंदरवन का जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पर शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो ये आपका कैरिंग कैपेसिटी का एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। विभूति भूषण वन्यजीव अभयारण्य वेस्ट बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान को ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? इसको बोलते हैं बेसिकली इकोलॉजिकल नीश। ठीक है, या पारिस्थितिकी निकेत या पारिस्थितिकी आला। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो पारिस्थितिकी कर्मता बिल्कुल ठीक इसका उत्तर होगा। हैबिटेट आवास क्षेत्र, संक्रामिका तो बिल्कुल अलग है, इसका इससे कोई मतलब नहीं। अगला देखते हैं, फूड चेन का टॉपिक आ गया, इससे भी प्रश्न काफी अच्छे बनते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले उत्पादक घास, टिड्डा खाता है मेंढक और फिर सर्प। तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। घास आपका इसमें उत्पादक हो गया, टिड्डा प्राइमरी कंज्यूमर, मेंढक सेकेंडरी कंज्यूमर और सर्प टर्शरी कंज्यूमर यानी तृतीयक उपभोक्ता। इसलिए देखिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछा था मध्य प्रदेश पीसीएस में, एक सामान्य फूड चेन में लगभग कितने आपके स्तर होते हैं? तो लगभग मिनिमम आपके 4 स्तर माने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक सामान्य फूड चेन में 4 लगभग स्तर आपके होते हैं। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरा, आदमी, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? वही सेम आ गया, घास, बकरी, मानव। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? बात ध्यान दीजिएगा, बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहा है। तो एयर हम सभी को पता है, एयर हो गया, सॉइल हो गया, सनलाइट हो गई, ठीक है, वाटर हो गया, ये सभी आपके अबायोटिक कंपोनेंट है, अजीवीय घटक है। तो ए आपका बिल्कुल ठीक होगा। पांचवा, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। ये बिल्कुल गलत है, देखिए विभिन्न जातियों की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। दूसरा तो आपका गलत हो गया, ये भी गया, ये भी गया। पहला ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए ही बिल्कुल ठीक इसमें होगा। एलिमिनेशन से आराम से आ सकता है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशन। देखिए इसमें ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं दिखाई देती, केवल एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंडेंसी को ही दर्शाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। चींटी, हिरण, हिरण घास खाता है सीधे, प्राथमिक उपभोक्ता। भाग तो टॉप कार्निवोर है, ये भी नहीं होगा। लोमड़ी भी बेसिकली नहीं होगी। तो एक और दो इसमें बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए। अगला, कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति या स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका या इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? पहला, कुछ पौधों के परागण पर। तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, बेसिकली पॉलिनेशन पर प्रतिकूल प्रभाव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। परागण बेसिकली पॉलिनेशन हुआ। कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। देखिए तितली से इसका कोई लिंक नहीं है, दूसरा गलत हो गया, ये भी गया, ये भी गया। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर यानी ठीक होगा। आगे, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? तो मानव आपका प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। अगर आप वेजिटेबल्स वगैरह खाते हो तो आप प्राथमिक उपभोक्ता हो, अगर आप मीट वगैरह या मांसाहार वगैरह खाते हो तो आप आपका सेकेंडरी उपभोक्ता हो। आगे नवा देखते हैं, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं? मैंने आपको कल पढ़ाया था, क्या होते हैं? फाइटो प्लैंकटन। ठीक है, इनको खाता है आपका जू प्लैंकटन। ठीक है, फिर छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां या कछुए भी कुछ खाते हैं। तो इस तरीके से ऑर्डर चलता है। सबसे बेस पे कौन होगा? जैसे हरे पौधे होते हैं तो वहां पर फाइटोप्लैंक्टन इनको बोला जाता है। ठीक है, आगे, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से कौन उत्पादक घटक है? तो प्रोड्यूसर आपके हरे पौधे माने जाते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। अगर आपके फर्स्ट लेवल की बात करें तो बेसिकली आपके हरित पादप, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहा है। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करते हैं? कौन मीडिएटर का काम करते हैं? आपके उत्पादक, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वपोषी या स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। द्वितीयक उपभोग उत्पादकता का संदर्भ पर पोषी या विषम पोषण स्तर के उत्पादन से। तो दोनों बिल्कुल ठीक है, आपका ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन दे रखा है, नीचे देखते हैं।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? पर्वत। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, पहला ही गलत है, मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, ओशियन या महासागर। सबसे स्थायी और सबसे बड़े दोनों यही हैं। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव अपघटक जीव कहलाता है? विषाणु। तो देखिए विषाणु कोई वायरस डीकंपोजर की कैटेगरी में नहीं आते। कवक, फंजाई या फिर आपका जीवाणु या बैक्टीरिया, ये दोनों आपके डीकंपोजर्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो आपका 15वें का क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। ये भी हम कर चुके हैं अपने परीक्षावाड़ी वाले वीडियो में। निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का सही क्रम है, तो बेसिकली जो सबसे पहले आते हैं डायटम्स। ठीक है, ये आपके बेसिकली स्वपोषी होते हैं, फिर आते हैं आपके क्रस्टेशियाई और फिर आते हैं आपके हेरिंग। तो ये पहला स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए। ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी यानी पिरामिड्स वगैरह देखते हैं। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, यानी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे यहाँ क्या है? सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, घुमा फिरा कर फिर वही पूछा। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है आपका? सोलर एनर्जी। कौन सा कथन सत्य है? जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया था। एनर्जी केवल यूनि डायरेक्शनल फ्लो करती है, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल। याद रखिएगा क्योंकि ये फॉलो करती है 10% का लॉ, और इसके अलावा अगर आपसे पूछे तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के द्वारा ये चलती है, जो ये कहता है ऊर्जा की क्वांटिटी तो कंजर्व रहती है लेकिन हमेशा इसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती है। ठीक है, आगे 10% का नियम किससे संबंधित है? तो बेसिकली ये एनर्जी ट्रांसफर से, एक पोशी लेवल से आपके दूसरे पोशी लेवल पर हमेशा 10% एनर्जी केवल ट्रांसफर होती है। मान लीजिए अगर यहाँ पर 100 जूल ऊर्जा है तो अगले में 10 जाएगी और उससे अगले में केवल 1 जाएगी, यानी हर पोशी स्तर पर विभिन्न क्रियाओं में 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोशी स्तर से दूसरे पोशी स्तर तक पहुंचना। किसने दिया है 10% का नियम? ये लिंडमान द्वारा दिया गया है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं बनता, ये हमेशा सीधे बनता है, क्योंकि आपका ऊर्जा का फ्लो जो होगा वो हमेशा एक दिशीय होगा। ऊर्जा कभी भी रिवर्स फ्लो होकर नहीं आती। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के दौरान क्या होगी? आपको पता है 10% का लॉ फॉलो करती है, यानी ऊपर जाते जाएंगे तो घटती चली जाएगी, ऑप्शन बी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की मात्रा, सेम क्वेश्चन पूछा, घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है? तो ओमनीवोरस यानी जो सर्वहारा होते हैं उनको सबसे ज्यादा मिलता है, ऑप्शन सी। जीव भार का पिरामिड या पिरामिड ऑफ बायोमास किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? मैंने आपको बताया था स्थलीय पारितंत्र अगर आपका होगा, बायोमास की बात कर रहा हूं, जीव भार के पिरामिड की, तो आपका बनेगा सीधा। अगर आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा यानी जलीय इकोसिस्टम होगा, जैसे समुद्र, नदी, तालाब, वहां पर बनेगा उल्टा, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा, इसमें उल्टा बन जाता है। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में मिलेगा? तो मैंने आपको बताया था जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। जैव वानिकी एवं जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन, जैव वानिकी या बायोनॉमिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? कल ही वीडियो में हमने परीक्षावाड़ी वाले में किया है। इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। देखिए जीवन का प्रबंधन इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका मतलब होता है जो आपके आसपास का सराउंडिंग्स एंड एनवायरमेंट है उसके रेस्पेक्ट में आपकी स्टडी कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर जीव या प्लांट की स्टडी कर रहा है। पहला इसमें गलत है, तो ये तीनों आपके हट गए। देखिए एक ही स्टेटमेंट बचा आपका, ऑप्शन सी। आगे पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में संभवतः उसका अधिकतम सांद्रण या कंसंट्रेशन हमें देखने के लिए मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा सर्फ में देखने के लिए। देखिए होता क्या है, डीडीटी से दिक्कत क्या है, ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, यानी जब कोई एक जीव के अंदर ये चला जाता है तो उसको ये पचा नहीं पाता है। ठीक है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो पच नहीं पाएगी, तो कम नहीं होगी, तो ये बल्कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में बढ़ती चली जाएगी, और जो फूड चेन में टॉप पे बैठा होगा, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें देखिए सबसे टॉप पर कौन बैठा है? आपका सांप। जैव भू रासायनिक चक्र की बात करता है, देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? कहा जाता है बेसिकली बायोजियोकेमिकल साइकिल या जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने से मुख्य स्रोत? चट्टान मैंने आपसे कहा था जहां पर दिखाई दे एक ही चक्र है, फॉस्फोरस, ऑप्शन सी। यूपीएससी का प्रश्न है, देखिए 2021 का ही। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किन कारण घास को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते? तो देखिए इसका मुख्य कारण है, एक तो वहां पर फॉरेस्ट फायर बहुत लगती है, आग बहुत लगती है, इसके अलावा वहां पर
जो वाटर की लिमिटेशन है वो भी काफी है। तो जल की सीमाओं और आग के कारण निम्न में से कौन कौन से आपके प्रवस्थाओं का सही क्रम है? सबसे पहले देखिए होता है न्यूडेशन, फिर आपका प्रवास यानी माइग्रेशन, फिर आपका एसिसिस यानी आस्थापन, फिर आपका रिएक्शन और आपका फिर स्टेबलाइजेशन। तो आपका ए बिल्कुल इसमें ठीक है। ठीक है, ये पूरा बना रखा है इन्होंने, आप देख लीजिए। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर बात करें तो ये जो आपको दिया गया है, देखिए एल्टन तो फेमस है बेसिकली, चार्ल्स एल्टन आपके इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के लिए बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा। इसीलिए जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं इनको हम एल्टोनियन एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं, इन्हीं के नाम पर। ठीक है, एल्टोनियन पिरामिड्स चार्ल्स एल्टन के नाम से निकला है एल्टोनियन। तो अगर हम पांचवे की बात करें तो सही उत्तर इसका होगा बेनेट के द्वारा। ठीक है, बेनेट के द्वारा, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, बेनेट। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बेसिकली शेयर। ठीक है, SERE, ऑप्शन बी। पारिस्थितिकी आंदोलन, इसका पूरा मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर वो देख सकते हैं। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह बेसिकली किस आंदोलन का नारा है? ये नारा है आपके चिपको आंदोलन का, जो कि 1970 के दशक में उत्तराखंड के चमोली जिले में होता है। ठीक है, यहाँ पर चिपको शब्द जो निकला है वो बेसिकली पेड़ों की कटाई के विरुद्ध था, ये जिसमें औरतें जो थी बेसिकली बहुत बड़ा उन्होंने इसमें भाग लिया और वो पेड़ों से चिपक गई थी ताकि उन्हें कोई काट ना पाए, तो उसी से नाम निकला इसका चिपको आंदोलन। आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? आपके पादप संरक्षण से, ऑप्शन ए। पारिस्थितिकी पदचाप और मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। पारिस्थितिकी पदचाप के माप की इकाई क्या है? ये भी हम कर चुके हैं, भूमंडलीय हेक्टेयर, ऑप्शन ए। अगला देखिए, सारे प्रश्न हम ऑलमोस्ट वही कर चुके हैं, बार बार रिवीजन हो रहा है तो इतना समझाने का कोई मतलब नहीं है। पूरा आप मेरा परीक्षा वाणी वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें डिटेल में मैंने बात करी है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ऑप्शन बी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। निम्न में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो कार्बन के सामाजिक मूल्य का जो वर्णन क्या करेगा? प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति, इसको बोलेंगे कार्बन का सामाजिक मूल्य या सोशल वैल्यू। आगे देखते हैं, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्न में से कौन सी समर्थन सेवाएं हैं? तो समर्थन सेवाएं इसमें से कौन सी हैं? जो आपकी पोषण चक्र, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और आपका फसल परागण या क्रॉप पॉलिनेशन, ये दोनों आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, पांचवा कोई नहीं, नीचे चलते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं। निम्न में से निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस, पहले ये सामाजिक वानिकी में बहुत फेमस था, अब ज्यादातर जिसका यूज किया जाता है वो है खेजड़ी। निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? देखिए बेसिकली जो इकोसिस्टम आपके होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम एक होता है आपका टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय, एक होता है एक्वेटिक यानी जलीय। एक्वेटिक के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका लैंटिक, एक होता है आपका लोटिक। ठीक है, तो जो लैंटिक आवास लैंटिक इकोसिस्टम होता है, लैंटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये आपका जो स्टिल वाटर होता है यानी रुके हुए पानी वाले जो इकोसिस्टम होते हैं उन्हें बोलते हैं लैंटिक। और लोटिक बेसिकली बना है फ्लोट से, यानी जो आपके फ्लोइंग वाटर होता है, जैसे झरना हो गया, नदी हो गई, रुका हुआ पानी जैसे झील हो गया, तालाब हो गया, इस तरीके का। तो आप देख लीजिए इसमें से लैंटिक पूछ रहा है, लैंटिक मतलब रुका हुआ पानी, कहां पर है? तालाब या दलदल में। ठीक है, लैंटिक, लोटिक। लोटिक बेसिकली निकला है आपका फ्लोट से। फ्लोट मतलब होता है जब कोई चीज पानी के ऊपर तैर रही होती है कि फ्लोटिंग है, उससे निकला है। ठीक है, तो इससे याद रखिएगा आप, लैंटिक, लोटिक। लैंटिक रुका हुआ पानी। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। मान लीजिए ये जलीय इकोसिस्टम है या एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो यहाँ पर आपको बॉर्डर पर मिलेगी दलदल, इसको बोलेंगे आप इकोटोन। ठीक है, और यहाँ पर आपको दोनों तरह की जो यहाँ पर प्रजातियां मिलेंगी और जो यहाँ पर प्रजातियां मिलेंगी, दोनों यहाँ पर मिलती हैं, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफी होती है, इसको बोला जाता है एज इफेक्ट। ठीक है, जब क्योंकि इस कॉमन एरिया में आपको दोनों ही क्षेत्र की प्रजातियां देखने के लिए मिलेंगी और यहाँ पर प्रजातियों की संख्या इन दोनों इंडिविजुअल क्षेत्रों से ज्यादा होती है, इसी को बोलते हैं एज इफेक्ट। यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम के एज पर और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एज पर यानी कोने पर हमें ज्यादा स्पीशीज देखने के लिए मिलेंगे। पांचवा देखते हैं, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है? तो सबसे स्टेबल मैंने आपको बताया था क्या होगा, जो सबसे बड़ा है।
सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, फिर वही है सेम, समुद्री। 7वां, देखिए ये क्वेश्चन आ गया जो प्रोडक्टिविटी वाला मैं आपसे कह रहा था, सबसे कम समुद्र सागर की होगी। पारितंत्रों को घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। आपको सबसे पहले देखना है महासागर किसमें है, जिसमें महासागर लास्ट में होगा, एक में होगा या दो में होगा ऑप्शन में, वही उन दोनों में से एक होगा। सबसे पहले देखते हैं महासागर, यहाँ तो देखिए बस एक में ही है, यही आंसर होगा, देख लीजिए सी। मैंग्रोव, मैंग्रोव बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है क्योंकि मैंग्रोव बेसिकली आपके पढ़ते हैं इंटर टाइडल जोन में, ठीक है, तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, तो सबसे कम आपको महासागर में ही देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले डीप इकोलॉजी शब्द या गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो ये जो प्रयोग किया गया है ये किया गया है अर्नीस देस के द्वारा, ठीक है। डीप इकोलॉजी का मतलब देखिए बेसिकली क्या होता है, इसमें जो पारिस्थितिकी या पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही क्रांतिक स्टेप्स की या बहुत क्रिटिकल स्टेप्स लेने की बात की जाती है। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है एफ.ई. क्लीमेंट्स के द्वारा, एफ.ई. क्लीमेंट्स, ऑप्शन ए। आगे, पारिस्थितिकी नीश या आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो नीश या आला की संकल्पना को प्रतिपादित बेसिकली किया है ग्रीनेल्स में, ठीक है, ग्रीनेल्स, ऑप्शन ए। और मैंने आपको जब नीश पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बता दी थी, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, किन्हीं भी दो प्रजातियों का सेम इकोलॉजिकल नीश कभी नहीं हो सकता, ये हर एक स्पेशीज का यूनिक होता है। किसी भी एक दो प्रजातियों का कभी भी सेम पारिस्थितिकी नीश या आला नहीं हो सकता, ये हर प्रजाति का डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, विशिष्ट होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट अगर आपको दिखे तो हमेशा याद रखिएगा। वन्यजीव संरक्षण 1972, पर्यावरण संरक्षण 1986, माफ कीजिएगा, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, जिसको आपका हम ये भी बोलते हैं कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, तो ये 2006 में आया था। और इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम 1988, तो इसमें आप देख लीजिए, अगर बात करूं कोई भी मैचिंग इसमें सही नहीं है, नीचे आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, जो मैंने बताया वही है। ये 1980 का था, ठीक है, ये आपका 2006 का था, ये आपका 1986 है, और आपका केवल दो ही इसमें मैच है, बाकी दो इन्होंने गलत दे दिया, तो ये क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, तो घनत्व प्रवणता को दर्शाती है आपकी पिक्नोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन। थर्मोक्लाइन में आपको बता चुका था, थर्म मतलब ये तापमान या टेम्परेचर से संबंधित है, हेलोक्लाइन ये आपका सैलिनिटी या लवणता से संबंधित होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह या अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं। अपघटक सूक्ष्मजीवियों को सतह पर लाकर, पोषकों को सतह पर लाकर, अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर, तो केवल ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करते हैं, तो केवल दो यहाँ पर ठीक होगा, ऑप्शन बी, न्यूट्रिएंट की रिसाइक्लिंग ये करते हैं और इसीलिए समुद्र की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, बी यहाँ पर ओनली ठीक होगा। अगला, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र वे हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अधीन घोषित किया जाता है, बिल्कुल गलत, मैंने आपको बता दिया था, 10 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत घोषित किया जाता है। इसी के तहत आपका EIA यानी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जारी किए जाते हैं, याद रखिएगा। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर अन्य सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना, बिल्कुल गलत, मैंने आपको बताया था, कुछ एक्टिविटीज होती है, एक होती है परमिटेड एक्टिविटीज, एक होती है रेगुलेटेड एक्टिविटीज, एक होती है आपकी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज जो बिल्कुल ही बंद होती है। कुछ को रेगुलेट किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, कृषि को छोड़कर और भी एक्टिविटीज यहाँ पर होती है, लेकिन सारी सुपरविजन में होती है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ऑप्शन डी। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं, पहला ही स्टेटमेंट गलत है। इंटरडिपेंडेंसी सबसे बड़ा फीचर होता है किसी भी इकोसिस्टम का कि दोनों प्रजातियां आपस में कैसे रिएक्ट कर रही हैं, पहला गलत, मतलब आपका सीधा ऑप्शन डी। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, अगला चैप्टर। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना मौसमी परिवर्तन, गलत, एक प्रजाति की दूसरी, ये भी गलत, ये तो स्पेशीज डाइवर्सिटी हो गया, आपसे बायोडाइवर्सिटी पूछ रहा है। भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव, गलत, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय की आवासीय क्षेत्र के मध्य विविधता को दर्शाता है। तीन तरह की होती है, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। अल्फा बायोडाइवर्सिटी किसके लिए होती है, स्थानीय स्तर पर या लोकल लेवल पर, तो यही इसका सही आंसर होगा। अगर पूरे इकोसिस्टम की बात करें या पूरे लैंडस्केप की बात करें, वहां पर आपको मिलेगी गामा बायोडाइवर्सिटी, और बीटा इन दोनों के बीच का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। RH टेकर द्वारा प्रस्तुत की गई थी ये वाला क्लासिफिकेशन, अल्फा बीटा गामा RH टेकर के द्वारा।
गामा सूचकांक देखिए मैंने आपको बताया किसी भी भूदृश्य या पूरे लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। अल्फा जो होगी आपके लोकल लेवल पर दिखाई देगी। जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, यानी एक पर्टिकुलर एरिया विच इज अंडर योर कंसिडरेशन, जिस पर आप कंसीडर कर रहे हो पूरा एनालिसिस करने के लिए, उस क्षेत्र में किस प्रकार के पादप एवं जंतु पाए जाएंगे वो उस स्थान की जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी दर्शाएगा। सी बिल्कुल ठीक होगा। चौथा, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? बायोडायवर्सिटी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसको याद करके चलिएगा, कम से कम 5 से 6 बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो कारक है मैं आपको बता दूं वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, यानी जो आवास का आपका विखंडन है वो सबसे बड़ा इसका कारण होता है प्राकृतिक वास का विनाश। ये आपको अलग अलग तरीके से कम 5 से 6 बार ये प्रश्न अभी आपको दिखेगा नीचे, आप देखिएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक आवास का विनाश या विखंडन, हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा कारण होता है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता या लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? ये टारगेट बेसिकली यूएनसीसीडी के अंतर्गत है, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, और आंसर है 2030 तक। कार्बन न्यूट्रल की बात करें या भारत ने नेट जीरो एमिटर बनने की बात कब तक की है? 2070 तक। अगर बात करें रेलवे की, तो रेलवे ने नेट जीरो एमिटर बात करने की कब तक की है? 2030 तक रेलवे ने भी। ठीक है, और रेलवे आप सभी को पता है सारे रूट्स का वो इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा है, जिससे जो डीजल इंजन वगैरह है उसका प्रयोग कम से कम हो। आगे देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? बायोलॉजिकल डायवर्सिटी पूरा नाम है, लेकिन शॉर्ट में इसको बायोडायवर्सिटी बोला जाता है। तो सबसे पहले वॉल्टर जी रोजन ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, वॉल्टर जी रोजन। आगे, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की है? वही वॉल्टर जी रोजन जी ने, ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसे 2011 से 2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? तो ये किया है आपका इंटरनेशनल डिकेड फॉर बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता का दशक, ऑप्शन बी। और अगर बात करें 2021 से 2030 तक की, तो ये डिकेड है आपका डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है, इकोसिस्टम को रिस्टोर करने का दशक इस वाले ईयर को माना गया है। आगे, 2021 से 2030 के दशक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 घोषित किया है। तो देखिए ये भी हो सकता है आपसे पूछ ले, 2021 से 30 मैंने आपको बता दिया इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये आपका दशक है जैव विविधता का। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस एरिया में स्थित है? तो ये आपका गुजरात के जामनगर में स्थित है। गुजरात में ही हमारा सबसे पहला मरीन सेंचुरी, ये भी गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में। अगर बात करें भारत का पहला समुद्री पार्क, ठीक है, या मरीन नेशनल पार्क, वो भी आपका कच्छ की खाड़ी में ही स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जामनगर है, लेकिन 2 एडिशनल फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया। अगर भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क या मरीन नेशनल पार्क पूछे तो वो भी गुजरात में ही स्थित है। अगला, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, जो कि ये भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री यहाँ से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे तो ट्रॉपिकल जोन पूरा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक होता है, लेकिन सबसे ज्यादा तो कंसेंट्रेशन इसका मिलता है जहां पर आपको 3 क्षेत्र तो देखिए बहुत फेमस है। पहला है अमेज़न के वर्षावन, दूसरा आपका है कॉन्गो बेसिन, जो कि कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहां पर कॉन्गो नदी बहती है। ठीक है, या जायरे बेसिन भी इसको बोलते हैं यहाँ पर। और तीसरा आपका इंडो मलेशिया वाला जो क्षेत्र है वो, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। भारत में बात करें वेस्टर्न घाट और कुछ एरिया आपका नॉर्थ ईस्ट का, उसके अलावा कुछ एरिया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, यहाँ पर आपको सदाबहार वन देखने के लिए मिलेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहां पर? वही उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम। बायोम का पूरा फॉरेस्ट बायोम का मैंने चैप्टर बनाया है अपना फॉरेस्ट इकोलॉजी वाले टॉपिक में, जरूर पढ़िएगा, उसमें मैंने बहुत सारे मैप्स लगाए हैं। ये वाले सारे क्वेश्चन आप आराम से क्रैक कर जाएंगे। चौथा, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है कहां पर? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। वही सेम क्वेश्चन देखिए 5 से 6 बार आएगा ये। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें प्रजातीय विविधता या स्पीशीज रिचनेस सबसे ज्यादा होगी? कहां पर होगी? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में और कोरल रीफ्स में। दोनों ही इसके ठीक आंसर है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। कोरल रीफ्स को अगर आप देखेंगे तो इसको बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। ठीक है, रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन इनको माना जाता है, क्योंकि वर्षा वनों में जिस तरीके से बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको मिलती है, उसी तरह समुद्र की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी अगर समुद्र में आपको मिलेगी तो वो मिलेगी कोरल रीफ्स में। इसीलिए इनको समुद्र के वर्षावन बोला जाता है। दोनों उत्तर इसमें बिल्कुल ठीक है, और ये आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही है।
जैव विविधता में परिवर्तन होता है कैसे, आप सभी को पता है। सर्वाधिक जैव विविधता हमें 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक पाई जाती है, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये घटती चली जाएगी। तो इसमें स्टेटमेंट देखते हैं, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, पहला ही स्टेटमेंट आपका ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि, पहला ही गलत है, मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा पाई जाएगी ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2-3 कारण है। लगातार सनलाइट रहती है, पहली बात, ठीक है, पूरे साल सनलाइट रहती है, और आप सभी को पता है पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में ही भोजन का निर्माण किया जाता है। जब भोजन का निर्माण ज्यादा होगा तो लोगों के या स्पीशीज के खाने के लिए या और जंगली जानवरों के खाने के लिए ज्यादा यहाँ पर खाने का आधार होगा। इसके अलावा बारिश वगैरह आप सभी को पता है अबायोटिक फैक्टर है किसी भी इकोसिस्टम का। यहाँ पर पूरे साल सनलाइट पड़ती है, और ये वाला एरिया अगर आप देखेंगे पूरे मैप में तो समुद्र वाला एरिया बहुत बड़ा कवर करता है पूरे ग्लोब में। तो यहाँ पर क्या होगा, संवहनीय वर्षा बहुत ज्यादा होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। तो बारिश भी यहाँ पर साल भर होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्टिविटी आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। ये 2-3 इसके काफी कारण है। 8वां, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता आपकी फूलों की घाटी, सॉरी माफ कीजिएगा, शांत घाटी, ये आपके वेस्टर्न घाट में स्थित है, माफ कीजिएगा, ये आपकी जो साइलेंट वैली है वेस्टर्न घाट का पार्ट है, और वेस्टर्न घाट हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, ठीक है। फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में स्थित है। आगे, शांत घाटी अवस्थित है कहां पर, आपके केरल में। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये आपको पता है केरल से संबंधित है। फूलों की घाटी अवस्थित है वैली ऑफ फ्लावर्स आपका, ये बेसिकली नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ मिलकर एक बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाता है। उत्तराखंड का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। आगे 12वां, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका कारण है वो है यहाँ पर कई सारे, एक तरह से ये कॉन्फ्लुएंस पर स्थित है बहुत सारे बायोजियोग्राफिकल जोन्स के, अलग अलग जोन्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से स्पेशीज रिचनेस यहाँ पर काफी है। तो यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। ऑप्शन बी यहाँ पर सबसे अच्छा है। अगला, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिकतम होती है। हम सभी को पता है इक्वेटर के आसपास ज्यादा मिलती है, और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे स्पेशीज डाइवर्सिटी आपकी कम होती जाएगी। पर्वतीय प्रवणताओं या ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में सामान्यतः स्पेशीज डाइवर्सिटी अधिक होती है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका अगर हिल का स्लोप है, मान लीजिए 5000 मीटर की आपकी ऊंचाई है, तो आप सभी को पता है इतनी ऊंचाई पर बहुत कम स्पीशीज होंगी जो सर्वाइव कर पाएंगी। जैसे जैसे आपका ग्रेडियंट नीचे आएगा 4000 मीटर, 3000 मीटर, 2000 मीटर, इस तरीके से आपकी यहाँ पर डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी। तो यानी आपको नीचे वाले एरियाज में यानी कम ऊंचाई पर आपको ज्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। तो आपका दोनों ही बिल्कुल ठीक है। अगला, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात करते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इससे भी। पूर्वी हिमालय, पूर्व भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसमें से कौन से क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं। तो केवल जो पूर्वी हिमालय है ये आपका केवल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ऑप्शन ए। आगे, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है या हॉटस्पॉट है कौन कौन से। एक तो देखिए पश्चिमी घाट तो होगा ही, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत होगा, ऐसा नहीं है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय है या टेम्परेट एरिया है वहां पर भी मौजूद है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बेसिकली देखिए जो आपका पश्चिमी हिमालय है ये नहीं आता, ठीक है, ये इसमें नहीं आता। मैं आपको बता देता हूँ 4 कौन कौन से हैं। एक है वेस्टर्न घाट सबसे फेमस, एक है आपका इंडो बर्मा या भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर वाला एरिया है वो, दूसरा है आपका, तीसरा पूर्वी हिमालय, ठीक है, और चौथा आपका है सुंडालैंड जो कि हमारा निकोबार वाला एरिया है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला, और आपका जो इंडो मलायन क्षेत्र पूरा है उसको मिलाकर सुंडालैंड उसको बोला जाता है। तो ये 4 है, वेस्टर्न हिमालय आपके इसमें शामिल नहीं है। देखिए इसमें कुछ पैरामीटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे स्पेशीज रिचनेस आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, वहां पर स्थानीय प्रजातियां जो और दुनिया में कहीं नहीं मिलती उसकी संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा वो इकोसिस्टम थ्रेट में भी होना चाहिए, यानी उसको किसी चीज से नुकसान भी होना चाहिए, तब इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी घाट। आगे देखते हैं, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है। तो इसमें हॉटस्पॉट आपका माना जाएगा
अगर हम देखें गंगा का मैदान नहीं है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि सुंडा लैंड इसका भाग। आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पूछ रहा है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से संबंधित दो कमेटीज बहुत फेमस है, याद रखिएगा, एक है आपका कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट, ठीक है, एक है आपका माधव गैडगिल कमेटी। ये दोनों याद रखिएगा, कस्तूरी रंगन कमेटी और माधव गैडगिल कमेटी, ये आपका वेस्टर्न घाट इकोलॉजी पैनल से संबंधित थे। निम्नलिखित में से भारत में किसे जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है, पश्चिमी घाट, वही बार बार देखिए आ रहा है, अगला भी देखिए फिर वही है पश्चिमी घाट। अब इसमें यहाँ पर अच्छा प्रश्न है, देखिए इस तरीके का प्रश्न अच्छा है, कौन कौन से आपके हॉटस्पॉट है, पूर्वी घाट तो नहीं है, पूर्वी हिमालय है और आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी भारत नहीं है, 2 और 3 आपका ठीक है, ऑप्शन बी है। जैव विविधता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है, आपका पूर्वी हिमालय। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, आपका पूर्वी घाट तो नहीं है, विंध्य पर्वत श्रेणी नहीं है, पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पर्वत आपका पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी। भारत में कौन सा एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, तो कौन सा नहीं है, विंध्य श्रेणी नहीं है, हिमालय का भी केवल ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, पश्चिमी हिमालय नहीं आते, याद रखिएगा। कौन कौन से वही बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट माने जाते हैं, पूर्वी हिमालय है, पूर्वी घाट नहीं है, पश्चिमी हिमालय नहीं है, 1 और 3 आपका यानी सही होगा, ऑप्शन बी। भारत का सबसे अधिक जैव विविधता का संपन्न स्थल कौन सा है, तो हम सभी को पता है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है, पश्चिमी घाट। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकीय उष्ण स्थल है, पश्चिमी घाट, वही देखिए सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है, फिर पश्चिमी घाट। अगला देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा है, सिक्किम के संदर्भ में कौन सा सही है, ये 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको पार्शियली भारत में मिलाया गया था, 36th अमेंडमेंट एक्ट से पूरा भारत में मिल गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का सुर्ग माना जाता है, यह यहाँ के मुख्य निवासी बेसिकली लेपचाज है, तो लेपचाज भूटियाज वगैरह ये आपको काफी देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, देखिए लेपचा और भूटिया भी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में ख्याति प्राप्त हुई है। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा था, कुछ कंडीशंस होती है, पहला स्पेशीज रिचनेस, बहुत ये बिल्कुल ठीक है, वानस्पतिक घनत्व, एंडेमिज्म, ये बहुत बड़ा देखिए रोल है, एंडेमिज्म इसको बोला जाता है, यानी स्थानीय प्रजातियां वहां पर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आशंका बोध, यानी आपको कहीं ना कहीं इसको थ्रेट भी होना चाहिए, तो 1, 3 और 5 केवल इसमें सही होंगे, 1, 3 और ऑप्शन सी में देखिए ये है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं बायोडायवर्सिटी को किससे नुकसान है या उसके ह्रास का मुख्य कारण क्या है। जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण ये भी ठीक है, वनों का नाश ये भी ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही होगा। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण देखिए पूछा, तो मैंने आपसे क्या कहा था, एक ही याद रखिएगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यानी प्राकृतिक आवास का नाश, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारक है। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है, तो जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है आवासीय विनाश। मैंने कहा था देखिए 4 से 5 बार आपको ये प्रश्न दिखाई देगा। कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग, आवास का विखंडन, ये तो सबसे बड़ा कारण है, विदेशी जाति का संक्रमण या इन्वेजन ऑफ फॉरेन स्पीशीज, अभी ये हाल ही में एन्नोर वगैरह के तट पर, याद रखिए भारत में एन्नोर वगैरह के तट पर ये आया है। इसके अलावा और बता देता हूं, सेन्ना स्पेक्टाबिलिस, ठीक है, पीले रंग का आपको इसमें फूल दिखाई देगा, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, अभी बहुत चर्चा में था ये प्रजाति काफी ज्यादा न्यूज में है इन्वेजन के कारण। और शाकाहार को देखिए, शाकाहार को प्रोत्साहन, अगर वेजिटेरियनिज्म को आप बढ़ा रहे हो, इससे कोई इसका मतलब नहीं है, तो 1, 2 और 3 सही होंगे, ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, भूमंडलीय तापन, वही देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आया, शाकाहार का कुछ नहीं होगा, ऊपर के 3 इसमें सही होंगे, ऑप्शन सी। बिल्कुल रिपीट कर दिया राजस्थान में प्रश्न हो। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है, तो अगर मैं बात करूं, ये रहा प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश, ये सबसे बड़ा कारण है। देखिए मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, ये आपको कई बार कंफ्यूज करेगा, लगेंगे आपको सब, लेकिन आप यही लगाइएगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है, और झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आगे, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है। देखिए हंटिंग तो भारत में अब बैन ही कर दी गई है, ऐसा नहीं है, पहला गलत हो गया, तो ये तो हट गया आपका, और ये भी हट गया। जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर, देखिए जैविक कीटनाशक, ठीक है, जैविक कीटनाशक को तो सरकार प्रमोट कर रही है, जो आपके
ऑर्गेनिक उर्वरक होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं जैसे खाद वगैरह या वर्मी कंपोस्ट, तो ये भी नहीं होगा। पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमानों पर, देखिए फिर से वास स्थान वाला ऑप्शन आ गया, तो ये तो पक्का होना ही था, तो आपका तीसरा और दूसरा आपका गलत है, तो एक ही बचा, चौथा भी आपका सही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, ऊपर याद रखिएगा जैविक फर्टिलाइजर थे, बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात कर रहा है वो, वहां पर केमिकल फर्टिलाइजर की बात नहीं कर रहा है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को दूसरे को कारण कहा गया है। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, बिल्कुल ठीक। तितलियां कम तापमान पर नहीं रह सकती, बेसिकली जो बहुत लो टेम्परेचर पर ये मेंटेन अपने आप को नहीं कर पाती, इसका कारण क्या है, ये बेसिकली कोल्ड ब्लडेड होती है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड इसका मतलब क्या होता है, यानी इनके लिए बेसिकली जो मॉडरेट टेम्परेचर आपका होगा, यानी थोड़ा गर्म स्थान इनके लिए अनुकूल माना जाता है। तो आपका ए बिल्कुल ठीक है और आर भी इसकी सही व्याख्या है, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। मैंने आपसे कहा यही, देखिए फिर छठी सातवीं बार हम ये प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण नहीं है, तो जो बंजर भूमि का वनीकरण है, देखिए इससे तो फायदा होता है वनीकरण से, अफॉरेस्टेशन से, ये इसके विनाश का कारण नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो पोषण स्तरों की कम संख्या, बेसिकली ये इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं संरक्षण की, यानी इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण। निम्नलिखित में कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर रणनीति की बात करूं वो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 1986 में बनाया गया था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में। ठीक है, भारत के टोटल 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के WNBR में है, यानी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में है। अगर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूं, दुनिया में सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व आपके 53 है, जो कि स्पेन में मौजूद है। ठीक है, दुनिया की बात बता दी मैंने आपको, और भारत की अगर बात करें तो भारत में 12 बायोस्फीयर रिजर्व इस श्रेणी में शामिल है। मैंने अपने नोट्स में पूरा मैप शेयर किया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान या इन सीटू पद्धति नहीं है। इन सीटू में बेसिकली क्या होता है, जो आपका नेचुरल हैबिटेट होता है, प्राकृतिक आवास होता है, वहीं पर आपका संरक्षण किया जाता है। तो इसमें आप देख लीजिए जो बोटेनिकल गार्डन होगा, ऑप्शन बी, लखनऊ में भी है, नोएडा में भी बना हुआ है ये बोटेनिकल गार्डन, ये आपका एक्स सीटू या गैर स्थानिक संरक्षण का उदाहरण है। आगे, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। इसके राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, नेशनल पार्क आपके होते हैं इन सीटू संरक्षण के उदाहरण। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, ये जितनी भी आपकी होंगी ये सारे इन सीटू के एग्जाम्पल हैं। इन सीटू यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन स्वआवासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। स्वआवासन यानी इन सीटू की बात कर रहा है, जैव आगार है, राष्ट्रीय उद्यान है, पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रुप्स इनको बोलते हैं, ऊपर बताना भूल गया, सेक्रेड ग्रुप्स, जो किन्हीं जनजातियों द्वारा या कुछ खास लोगों द्वारा, आपको पता है वनों की पूजा की जाती है, वहां वन की देवियां होती हैं, उन्हीं जो ऐसा रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखते हैं वन, उनको पवित्र उपवन बोला जाता है। ये भी आपका इन सीटू का उदाहरण है, लेकिन वानस्पतिक बाग या बोटेनिकल गार्डन एक्स सीटू का उदाहरण है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। सामान्यतः क्रायो बैंक मैंने आपको बताया था, जहां पर आपके जीन्स वगैरह को या उनके जो संबंधित जीन्स या जीनोम्स वगैरह होते हैं उनको अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व किया जाता है, इसको बोलते हैं। अभी हाल ही में क्रायोमैश टेक्निक भी यूज में थी, क्रायोमैश, जो कि कोरल के संरक्षण से संबंधित है। एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः यूज होती है, इसको लिक्विड नाइट्रोजन में लगभग -160 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है, ऑप्शन ए, लिक्विड नाइट्रोजन। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी है। सबसे महत्वपूर्ण की देखिए दूसरी तीसरी बार आ रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है किसके, तो ये बेसिकली आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है, तो वो है आपका बेसिकली सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, जो कोरल रीफ्स होती है इनकी बायोलॉजिकल टेम्परेचर रेंज होती है बहुत कम, यानी अपने टेम्परेचर के जिस टेम्परेचर में रहती हैं उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन ये नहीं झेल पाती। इसकी वजह से क्या होता है, अगर सागरीय जल के तापमान में वृद्धि हो रही है, यानी सी सरफेस टेम्परेचर, SST इसको बोला जाता है, सी सरफेस टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो कोरल्स इसको नहीं झेल पाते और उनका जो कलरफुल रंग होता है या जो कलर्स उनमें होते हैं ऑल्गी के कारण या शैवालों के कारण, वो रंग ब्लीच होने लगता है, ब्लीच शब्द इसीलिए आया है,
और इसीलिए वो हम कहते हैं कलरलेस वो होने लगते हैं। ठीक है, कलरलेस या उनका रंग उतरने लगता है और उनकी सारी खूबसूरती चली जाती है। और एक थ्रेट और है, ये आपको पता है, इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन बोला जाता है, यानी ये बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा क्षेत्र होते हैं और इससे बायोडाइवर्सिटी पर भी नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो इसीलिए अभी बहुत चर्चा में है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन यूनेस्को द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा अब लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा अच्छे काम नहीं किए जा रहे हैं, मतलब अच्छे से उसको कंजर्व नहीं किया जा रहा है। निम्न में से कौन प्रवाल व्यंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो सबसे मैंने आपको बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट कारक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि इनकी बायोलॉजिकल टेम्परेचर रेंज बहुत कम होती है और ये ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन या वेरिएबिलिटी झेल नहीं पाते। आगे देखते हैं 10वां, भारत में कहां पर प्रवाल भित्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी? अंडमान निकोबार बिल्कुल ठीक, कच्छ की खाड़ी बिल्कुल ठीक, मन्नार ये भी बिल्कुल ठीक, सुंदरवन में आपको मैंग्रोव्स मिलते हैं, याद रखिएगा मैंग्रोव्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको कोरल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोरल्स नहीं मिलते तो आपका ऊपर के तीनों ठीक है, ऑप्शन ए। इसके अलावा लक्षद्वीप में भी मिलती है, माफ कीजिएगा बता देता हूँ, लक्षद्वीप में भी अटॉल्स वगैरह वहां पर है। ठीक है, अटॉल्स वगैरह पर वहां पर ये देखने के लिए मिलती है। जैव विविधता के उपयोग, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण या सस्य परागण। तो आपके सारे इसमें बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं IUCN की, बहुत बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीशीज के लिए यानी साइट्स की बात कर रहा, साइट्स इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973 में साइन हुई थी, इस साल इसको 50 साल पूरे हो गए हैं 2023 में। अभी विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था, उस दिन ये न्यूज में थी। IUCN संयुक्त राष्ट्र और UN का एक अंग है तथा साइट्स सरकारों के बीच अंतरराष्ट्रीय करार है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इस क्षेत्र इसमें शामिल हुए, यानी लीगली बाइंडिंग है, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का, इट कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ नेशनल लॉ, यानी अगर आपके यहाँ कोई राष्ट्रीय नियम बना हुआ है तो उसका स्थानीय नहीं ले सकता। ठीक है, तो देखिए, लेकिन IUCN जो है ये आपका यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं है, इसकी स्थापना 1948 में की गई है, हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, रेड डेटा बुक निकालता है। ठीक है, रेड डेटा बुक सबसे पहली बार 1964 में पब्लिश हुई, 9 इसमें कैटेगरी हैं और इसमें केवल जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं या संकटापन्न प्रजातियां हैं उनको ही केवल डाला जाता है, याद रखिएगा, उनको केवल पिंक पेजेस पर दिखाया जाता है, पिंक पेजेस पर, और अगर उनके कंजर्वेशन में परिवर्तन आ जाता है तो उनको ग्रीन पेजेस में शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही हमारा पूरा था इसका, तो इसमें कौन सा सही होगा? केवल 2 और 3। आगे देखते हैं, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की जाती हैं, कौन सी? जीव विविधता के प्रखर स्थलों या हॉटस्पॉट्स में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशुओं की जातियों की सूची, संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की जातियों की सूची, केवल संकटग्रस्त, मैंने आपको कहा केवल थ्रेटेंड कैटेगरी जिसमें आती है, जिनको खतरा है, वो इसमें डाली जाती है पिंक पेजेस में। ठीक है, तो आपका केवल 2, ऑप्शन बी सही होगा, बाकी कोई सी स्पीशीज में नहीं डाली जाती। रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट किससे संबंधित है? मैंने आपको बता दिया, सबसे पहली बार 1964 में पब्लिश की गई थी, या IUCN से संबंधित है। रेड डेटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN। WWF क्या निकालती है? ये निकालती है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ये भी याद रखिएगा, आ जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट निकालती है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की स्थापना 1961 में की गई है, हेडक्वार्टर इसका वही है जहां पर IUCN का, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। इसका जो मैस्कॉट है, शुभांकर है, उसका क्या नाम है? जायंट पांडा या विशालकाय पांडा। कहां पाया जाता है? ये चाइना में पाया जाता है। यही से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डेटा बुक में। ठीक है, ऑप्शन बी IUCN के द्वारा निकाली जाती है, 1964 में पहली बार पब्लिश की गई थी। आगे, रेड डेटा बुक का संबंध है विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, ऑप्शन बी। रेड डेटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं, तो रेड डेटा बुक में आपका बेसिकली जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज है, उसकी। आगे, निम्न में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न प्रजातियों के संवर्ग में आता है? तो महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग या इंग्लिश में बोलते हैं मस्क डियर, ये आपका उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु है। रेड पांडा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सिक्किम का राजकीय पशु है। एशियाई वन्य गधा, जो कि आपके वाइल्ड एस सेंचुरी है।
या जंगली गधा अभयारण्य कहां पर है? गुजरात के लिटिल रन ऑफ कच्छ में। तो ये आपका पहला इसमें बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म का है? तो सबसे ज्यादा संकटापन्न है, देखिए इनकी संख्या बहुत ही कम बची है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनके लिए प्रोजेक्ट गोदावन भी चलाया गया है। अभी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स अथॉरिटी ने ये बोला है बेसिकली, देखिए इनके साथ दिक्कत क्या होती है, इनका बहुत लो फ्रंटल विजन होता है और ये उड़ती बहुत तेज है, तो इसलिए क्या होता है, जो बिजली के तारे होती हैं कभी कभी उनसे टकरा जाती हैं और इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स अथॉरिटी ने कहा है जहां पर इनके संरक्षित क्षेत्र है वहां पर आप अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स लगाइए, ठीक है, ताकि इनको नुकसान ना हो। इनकी संख्या मात्र हार्डली आई थिंक 300 से 500 तक इनकी संख्या भारत में अब बची है और इनकी जो IUCN का स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है, कब तक? लगभग पिछले 50 वर्षों से। ऑप्शन डी। नीले मीन पक्ष वाली महशीर, कावेरी नदी। इरावाडी डॉल्फिन, चंबल नदी। ठीक, गलत है, इरावाडी डॉल्फिन नहीं है, आपको गैंगेटिक डॉल्फिन देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। स्टेटस है आपका एंडेंजर्ड इसका। ये आपको कहा 2009 में इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु या नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया है। तो दूसरा आपका गलत हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सी ही केवल बचा है। इरावाडी डॉल्फिन बेसिकली आपको मिलेंगी चिल्का लेक में, ठीक है, वहां पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। आगे, जैविक विविधता एवं संकटापन्न प्रजातियां देखते हैं। कौन सी ड्रग गिद्धों में समष्टि के हिरास के लिए उत्तरदायी है? ये भी हम कई बार कर चुके हैं, डाइक्लोफेनाक सोडियम। डाइक्लोफेनाक सोडियम ऑप्शन सी। ये बेसिकली क्या है, NSAID है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। याद रखिएगा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। ये क्या करती है, बेसिकली एक दर्द निवारक के रूप में पशुओं को दी जाती थी, लेकिन वो पशु जब मर जाते थे और उनको गिद्ध खाते थे तो गिद्धों के अंदर ये बेसिकली अपचयन इसका नहीं हो पाता, ठीक है, इस वजह से भारतों में गिद्ध की मौत का बहुत बड़ा कारण ये बना था। IVRI ने अभी हाल ही में, ठीक है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में रिसर्च किया है। एक और ड्रग है एक्सिलोफिनैक, ठीक है, एक्सिलोफिनैक बेसिकली नॉर्मल तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब इसको पशुओं को इसका इंजेक्शन लगाया जाता है उसके बाद उनकी बॉडी में जाकर ये डाइक्लोफिनैक में परिवर्तित हो जाती है। तो अभी उन्होंने यही कहा है, IVRI ने रिकमेंड किया है सरकार को कि आप एक्सिलोफिनैक को भी बंद कीजिए। ये भी गिद्धों की मौत का कहीं ना कहीं कारण बनता है। भारत में अगर बात करें तो 9 गिद्धों की प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र गिद्ध संरक्षण क्षेत्र आपका महाराजगंज में स्थित है, ठीक है, या इसको बोलते हैं आप VCC यानी वल्चर कंजर्वेशन सेंटर। इसके अलावा अगर बात करें भारत के पहले वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर की, तो इसकी स्थापना 2001 में पंचकुला हरियाणा में की गई है, या पिंजौर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, पिंजौर हरियाणा में इसकी स्थापना की गई थी, इसको याद रखिएगा 2001 में वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। और इसमें से कुछ जो है वो हमारे BNHS यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो कि पक्षी संरक्षण में बहुत बड़ी एक संस्था है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, ठीक है, ये इसमें काफी मदद करती है भारत सरकार की, ठीक है। आई थिंक 4 जो कंजर्वेशन सेंटर है वो इनके द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ये आप देख लीजिएगा, 4 मेरे ख्याल से ये मैनेज करते हैं। तो टोटल 9 प्रजातियां भारत में गिद्धों की पाई जाती हैं। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो सबसे ज्यादा कारण क्या है, डाइक्लोफेनाक दवा का अत्यधिक प्रयोग। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो क्या है, डाइक्लोफेनाक। वही देखिए फिर क्वेश्चन आपका, दर्द निवारक मैंने आपको बताया था NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इसके लिए क्या उत्तरदायी है? इसके लिए गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं में उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, ऑप्शन बी। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही, कौन सी? डोडो। ये काफी फेमस था और ये भी अगर पूछा गया था कौन सी प्रजाति डोडो कहां पे आपकी बेसिकली विलुप्त हो गई, मॉरिशस में, ठीक है। अगला देखते हैं 7वां, भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलबुल या फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्लाइंग फॉक्स बेसिकली देखिए लोमड़ी नहीं है, ये एक चमगादड़ है, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स एक चमगादड़ है जिसको आप फ्रूट बैट भी बोलते हो। आगे देखते हैं, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, बेसिकली इसको सी काओ बोला जाता है, ठीक है, सी काओ। और आपको पता है काओ क्या है, स्तनपायी या मैमल है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। भारत के पहले डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, भारत के पहले डुगोंग संरक्षण डुगोंग सॉरी माफ कीजिएगा डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर बनाने की बात कहां पर की जा रही है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा, गल्फ ऑफ मन्नार में या मन्नार की खाड़ी में।
भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में क्या सही है? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। यह भारत के पूरे समुद्री तट के साथ साथ पाया जाता है। तो गलत है, ठीक है, भारत के पूरे समुद्री तट पर यह नहीं पाया जाता। इसे वन्यजीव संरक्षण के अधर अनुसूची वन में यानी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन इसको दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए और 3 सही है। ठीक है, पूरे तट पर ये नहीं पाया जाता, साउथ इंडिया वगैरह में काफी मिलेगा ये आपको, गल्फ ऑफ मन्नार में मैंने आपको बता दिया। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में यह पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो यह पशु आपका नाम है भारतीय वन्य गधा यानी इंडियन वाइल्ड एस। कहां पर मिलेगा आपको? ये वाइल्ड एस सेंचुरी है, कहां पर? लिटिल रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। ठीक है, लिटिल रन ऑफ कच्छ। आगे देखते हैं। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक एक पादप क्यों समाचारों में था? बेसिकली एक इन्वेजिव स्पीशीज है। ये जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। ऑप्शन सी सही है, एक तरह की ये इन्वेजिव स्पीशीज है। आगे देखते हैं 12। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें सिंह पूछी वानर या लॉयन टेल्ड मैकॉक आपको देखने के लिए मिलेगा? तो लॉयन टेल्ड मैकॉक की अगर बात करें तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश में देखने के लिए नहीं मिलता, बेसिकली वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, वेस्टर्न घाट में। तो आपका सी सॉरी माफ कीजिएगा, ए 2 और 3 ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए। अगला, काली गर्दन वाला सारस या ब्लैक नेक क्रेन, चीता, उड़न गिलहरी कंदली या हिम तेंदुआ, इनमें से कौन भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो देखिए चीता तो विलुप्त हो चुका है, अब दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया है कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। ठीक है, आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा? 1, 3 और 4। हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड के लिए भारत क्या चला रही है? प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय। ठीक है, आगे देखते हैं। हेमिस नेशनल पार्क में काफी देखने के लिए मिलता है, याद रखिएगा, बता देता हूँ फैक्ट। और हेमिस नेशनल पार्क है आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, वहां पर ये आपको काफी देखने के लिए मिलेगा हिम तेंदुआ। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलॉन फ्रॉगमाउथ, कॉपर माउथ बॉर्बेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट क्या है? बेसिकली एक चिड़िया की प्रजातियां हैं अलग अलग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी तटों में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक आपका सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल सही है। आगे, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। तो रेड पांडे की बात कर रहा है, तो रेड पांडा आपको मैंने बताया था सिक्किम का राजकीय पशु है। तो देखिए वेस्टर्न नहीं है, आपका ईस्टर्न हिमालय में पाया जाएगा। स्लो लॉरिस का उत्तर पूर्व में सघन वनों में रहता है। तो इसमें क्या सही है आपका? ऑप्शन बी इसमें सही है। ये और भारत का लॉरिस का देखिए आया है न्यूज में, तो बता देता हूँ, स्लेंडर लॉरिस। ठीक है, स्लेंडर लॉरिस का पहला अभ्यारण्य भारत में, फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी भारत में कहां बन रही है? तमिलनाडु में, जो उसका डिंडीगुल वाला एरिया है। ठीक है, डिंडीगुल, वहां पर यह बनाई जा रही है और ये भारत की पहली स्लेंडर लॉरिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तमिलनाडु याद रखिएगा। गोल्डन लंगूर या सुलहने लंगूर विलुप्त प्राय, मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्त प्राय, हुलॉक गिब्बन विलुप्त प्राय, एशियाई जंगल कुत्ते असुरक्षित। तो देखिए इसमें कोई भी आंसर आपका ठीक नहीं है ऑफिशियल आंसर की में। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे आईयूसीएन की रेड लिस्ट की नवीनतम सूची में मरुस्थलीय बिल्ली नाम से कोई भी जानवर आपका सूचीबद्ध नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, चीनी मरुस्थलीय बिल्ली या चाइनीज डिजर्ट कैट सूची में शामिल है, जिसे सुभेद्य या वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। अतः इस प्रकार विकल्प बी एवं विकल्प डी दोनों सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इसको मूल्यांकन से बाहर आपका कर दिया गया। अब बात करते हैं हमारे रामसर साइट्स की, जो कि भारत में इस समय 75 है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित था? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। कब साइन हुआ? 1971 में। कहां पर? ईरानियन सिटी रामसर। ठीक है, यहां पर यह साइन हुआ है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। हाल ही में देखिए इसकी अभी कॉप 14 आई थिंक हुई है, कॉप 14 यानी इसके पक्षकारों की बैठक ये हुई है आपकी वुहान। ठीक है, वुहान आपका कहां पर है? चाइना में। वुहान डिक्लेरेशन वहां पर साइन किया गया है, वुहान घोषणा पत्र, और ये किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से ये संबंधित है, याद रखिएगा। वुहान डिक्लेरेशन अगर आपसे पूछे अभी कहां पर आया है, तो ये आपका चाइना में आर्द्र भूमि के संरक्षण से के लिए इसको साइन किया गया है। रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। लागू कब से हुआ है? 1971 में साइन हुआ था, 1975 से ये लागू हो गया है। बिहार का अभी हाल ही में बता देता हूं, 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2023 में भी मनाया गया। क्या थीम रही? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड
रेस्टोरेशन। ठीक है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन इस बार की थीम रही। और इसी दौरान जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने गोवा की एक रामसार साइट है नंदा लेक, ठीक है, गोवा में एक ये आर्द्रभूमि स्थल है और रामसार साइट है, गोवा की एकमात्र रामसार साइट यही है। यहां से उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया, आर्द्रभूमि बचाओ कैंपेन या सेव वेटलैंड कैंपेन। भारत में कितने हैं टोटल? 75, सबसे ज्यादा 14 तमिलनाडु में, दूसरी रैंक उत्तर प्रदेश की जहां पर 10। बिहार का प्रथम रामसार क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका बेगूसराय में, जिसका नाम क्या है? काबर ताल। याद रखिएगा, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? मैंने ऊपर बता दिया, 2 फरवरी को। थीम भी बता दी आपकी और जो एडिशनल फीचर्स थे वो भी बता दिए। निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो सबसे बड़ी कहां पर है आपकी? गुजरात में, ऑप्शन ए। चिल्का लेक, लोकटक लेक, केवलादेव और वुलर लेक, इसमें से किसको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है? सभी को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। चिल्का लेक, लोकटक लेक और आपकी केवलादेव लेक, ये पहले मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी शामिल थी। लोकटक लेक और केवलादेव लेक अभी भी भारत की 2 ही साइट है जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। केवल चिल्का लेक अब उसमें से निकाल दी गई है। चिल्का लेक आपकी उड़ीसा में है, केवलादेव राजस्थान, इसको पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, अब इसको केवलादेव घाना नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। वुलर लेक आपकी कश्मीर में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत रामसार स्थल है? तो इसमें से कौन कौन से हैं? आपका कृष्णा डे, सॉरी माफ कीजिएगा, सुंदरवन और भोज आपका जो मध्य प्रदेश में स्थित है, सुंदरवन और भोज। यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इसका क्या अभिप्राय है? भारत में इस समय 2 साइट्स इसमें शामिल है। इसका अभिप्राय बेसिकली ये होता है कि अगर उस आर्द्रभूमि का इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, तो उसको बचाने के लिए इस रजिस्टर में इसको रखा जाता है। मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है, तो आपको इसमें डाला जाएगा ए सही है। भारत की 2 साइट्स में आपको बता चुका हूं, केवलादेव और लोकटक इसमें शामिल है। पहले चिल्का लेक भी थी, अब निकाल दी गई है। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्रभूमि या बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पोषक पुनर्प्राप्ति चक्रण हेतु, बिल्कुल ठीक। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, बिल्कुल ठीक। तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला, भारत की आर्द्रभूमियों के संदर्भ में विचार कीजिए। आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। भारत में तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है, तो ये बेसिकली गलत है। जो कोस्टल वेटलैंड्स है उनका एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू इनलैंड वेटलैंड्स, तो केवल एक स्टेटमेंट आपका इसमें सही होगा, ऑप्शन ए। रामसार सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्रभूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार द्वारा रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए गए थे। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्रभूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया। केवल 3 स्टेटमेंट इसमें सही है, इसका कोई लिंक नहीं था रामसार साइट से, ठीक है, और ये भी भारत में कहीं अधिदेशात्मक नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। 12वां है नहीं, अगला देखते हैं कौन कौन से अधिनियम है। इसके लिए देखिए पूरा मैंने एक पेज में वीडियो बनाया, आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा आपके लिए हेल्पफुल होगा वो। एक पेज का पीडीएफ है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में, ठीक है, 2002 में बनाया गया है। 2003 में नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई है आपकी, जो चेन्नई में स्थित है। जैव विविधता अधिनियम सेम 2002। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी 2003 चेन्नई में, मैंने आपको बता दिया पहले ही। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षतः मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। देखिए ये प्रत्यक्षतः इसको मॉनिटर नहीं करता, ठीक है, ये गवर्नमेंट की अदर एजेंसीज इसको मॉनिटर करती है, ना कि ये। तो आपका दूसरा गलत हो गया, ये भी गया, ये भी गया। तो आपका तीसरा देख लेते हैं, एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों के संबंधित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है। इसके अगर आपने भारत में कोई रिसर्च की है और बाहर जाकर आप उस रिसर्च के स्टडी के आधार पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह क्लेम कर रहे हो, तो पहले आपको एनबीए यानी नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में क्या सही है? यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है।
यह जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई, बिल्कुल गलत, इससे कोई इसका मतलब नहीं है, तो हमारे ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। यह महत्वपूर्ण पक्षी, ठीक है, IBBA इसको बोला जाता है, ठीक है, IBBA यानी इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, ये इसका बिल्कुल ज्ञात और निर्दिष्ट स्थलों का ये पहचान करते हैं। 1 और 3 आपका बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन सी, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया जिसको बोला जाता है। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना संधि के पक्षकारों की प्रथम बैठक 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुई। भारत जैव सुरक्षा उप संधि पर समझौते का हस्ताक्षर करता नहीं है, इसमें सही पूछ रहा है, ठीक है, ये तो गलत है, ये भी गलत है। जैव सुरक्षा उप संधि आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से, बिल्कुल ठीक है, ये आपका GMO इसको बोला जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। कार्टाजेना आपका कोलंबिया की राजधानी है, याद रखिएगा। सेंट्रल अमेरिकन नेशन है या लैटिन अमेरिकन नेशन भी बोलते हैं, जहां पर आपके होंडुरास, पनामा, एल सल्वाडोर वगैरह पड़ते हैं। मैप में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण यानी ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, यानी ट्रैफिक की बात कर रहा है। ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है। देखिए ब्यूरो स्टेटमेंट बहुत उस समय फेमस हुआ था, यूपीएससी में जब ये क्वेश्चन आया था। ब्यूरो ये नहीं है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, केवल इसमें दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। ये जो जंगली जानवरों के बेसिकली आपका इलीगल ट्रेड से संबंधित है, जिसके लिए भारत में क्या संस्था है, WCCB यानी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, भारत में इसको मैनेज करती है, जिसकी स्थापना 2007 में जून में की गई है। और इसकी स्थापना किससे की गई है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से। भारत रामसार अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसार स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? तो इसमें जो सबसे अच्छा उत्तर है वो है ऑप्शन आपका डी, इन स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति भी दी जाए। तो ऑप्शन डी सबसे अच्छा स्टेटमेंट है रामसार कन्वेंशन का। अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय यानी UNCCD, विश्व विरासत अभिसमय, और इनमें से कौन से जैव विविधता से संबंध रखते हैं? तो देखिए सारे ही इसमें बायोडाइवर्सिटी से संबंधित हैं, ऑप्शन डी। भारत सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून केंद्र की स्थापना की गई है, तो ये कानून केंद्र की स्थापना चेन्नई में की गई है, तमिलनाडु के। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो कि बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। पहला, जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल, इसकी भारत में मैनेज कौन करता है? तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। भारत ने इस पर साइन कब किए हैं? 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए। भारत में इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करता है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये जापान के नगोया में आयोजित किया गया। UNREDD प्लस प्रोग्राम, ये संबंधित किससे है? देखिए ये मैंने डाला था REDD प्लस, आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं, मैंने वहां पर REDD और REDD प्लस दोनों था मैं। इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होती है? रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, फिर से बता देता हूं, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो इस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं किसमें? जैव विविधता का संरक्षण करने में, बिल्कुल ठीक, वन्य पारिस्थितिकी समुत्थानशीलता में, बिल्कुल ठीक, गरीबी कम करने में, तो इसमें देखिए कौन से स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल इसके ऊपर फिट बैठते हैं UNREDD प्लस पर। आगे, पारितंत्रों का एक विविधता का अर्थतंत्र, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी यानी TEEB नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो अगर मैं बात करूं, यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP IMF आर्थिक मंच द्वारा की जाती है, तो बेसिकली ये देखिए गलत है, इसकी मेजबानी इसके द्वारा नहीं की जाती, तो पहला हट गया हमारा। और फोर्थ हट गया। आप देखते हैं, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है, बिल्कुल ठीक। यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्यों की पहचान, निर्दर्शन और अभिग्रहण में निर्णायकों की भूमिका या निर्णयकर्ताओं की भूमिका की सहायता कर सकता है। तो ऑप्शन 2 और 3 इसमें बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। वेटलैंड इंटरनेशनल, ये हमने ऊपर देख लिया था, फिर वही आ गया, ठीक है, इस प्रश्न को हमने ऊपर कर लिया है। अब देखते हैं जैव विविधता का मिसलेनियस टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष आपका सिकोया है। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बेसिकली जो आपका व्यापक नीश है, ठीक है, जो इकोलॉजिकल नीश आपकी अगर बड़ी होगी तो उसकी विलोपन के लिए वो जिम्मेदार नहीं मानी जाएगी। सी बकथॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट में बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा स्विता को उन्नत करने के लिए किया था।
रूसी कॉस्मोनॉटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। इसका उपयोग यह भारत में पौधा कहाँ मिलेगा, यह आपको मिलेगा लद्दाख में। ठीक है, भारत के लद्दाख में ये मिलेगा। भारत सरकार सी बकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इसका क्या महत्व है, यह मृदा संरक्षण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। ये देखिए बायोडीजल का स्रोत नहीं है, उसका स्रोत आपको पता ही है, रतन ज्योत जिसको आप बोलते हो, या जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा इसका अच्छा स्रोत है, ये नहीं है, दूसरा गलत हो गया, ये गया, ये भी गया। इसमें पोषकीय मान होता है और ये उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। हमने ऊपर देखा था कहाँ मिलेगा, लद्दाख। तो आपका ये तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो हमारा 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका इमारती लकड़ी में कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। आगे देखते हैं, 2 महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है, जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी का जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। वह स्थान कौन सा है, तो आप सभी को पता है, भीतरकनिका मैंग्रोव्स आपने सुने होंगे, उड़ीसा में स्थित है। और भीतरकनिका एक नेशनल पार्क भी है, ये भी याद रखिएगा। आगे, चमगादड़, भालू और कृंतक यानी रोडेंट, इनमें से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की घटना पाई जाती है, यानी हिबरनेशन किसमें पाया जाता है, तो आपके सभी में ये चीज पाई जाती है। आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। अगला देखते हैं, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। ठीक है, जैव उत्पादन का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम किसमें होगा, आपका गहरे सागर में, ऑप्शन ए। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये तो बहुत पूछा जाता है। जैव विविधता दिवस आपका कब मनाया जाएगा, देखिए सारे इसमें ऑप्शन ही गलत है, वैसे तो 22 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को। 22 तारीख को देखिए बहुत सारे दिवस आपके हैं, बहुत फेमस है। 20 मार्च को आपका मैं बता चुका था गौरैया दिवस है। ठीक है, 22 मार्च को आपका वाटर डे मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल की अगर बात करूं तो आपका अर्थ डे मनाया जाता है। तो 22 तारीख काफी फेमस है, इसमें काफी दिवस मनाए जाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, ऑप्शन बी। टुमारोज बायोडायवर्सिटी की लेखक कौन है, तो ये मैंने कल टेलीग्राम क्विज में डाला था, डॉक्टर वंदना शिवाजी के द्वारा एक किताब लिखी गई है। ठीक है, तो यही देखिए इस वाले पार्ट में हमने यहीं तक डिस्कस किया, बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर तक। बाकी अगले 1 या 2 पार्ट में मैं इस पूरी बुक को खत्म कर दूंगा। और आई होप आपको ये बुक पसंद आएगी। अगर आपको बुक पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो रेस्पॉन्स है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज ड्रॉप जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।